तो संप्रेषण की विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। तो क्या है संप्रेषण, संप्रेषण आइए जानते हैं सबसे पहले। तो संप्रेषण हमने आपको बताया हुआ था कि आप अपने विचार, संदेश, भावनाएं जब लोगों तक पहुंचाते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारे पास संप्रेषण कहलाता है। इसी संप्रेषण की देखिए कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार बताया हुआ है। सबसे पहले ये क्या है, एक प्रकार का द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब टू वे प्रोसेस होता है। यानी अगर जैसे मैं आपसे ही बच्चों को समझा रहा हूँ, आपसे ही बच्चे सुन रहे हैं, तो ये दो तरीके, मतलब प्राप्तकर्ता और बेशक जो संप्रेषक हो गया, दोनों के बीच का एक संवाद होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, जिसमें दोनों पक्ष, जिसमें प्रेषक यानी जो भेजने वाला और प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करता है हमारे पसंद है, दोनों सक्रिय रूप से यहाँ पर क्या होता है, शामिल होते हैं। यह संदेश भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का क्या होता है, सिलसिला होता है, जिससे संप्रेषण और समझ का आदान प्रदान होता है। यानी एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप अपने संदेश को भेजते हैं, लोग प्राप्त करते हैं, उसके बाद उससे क्या समझा जा रहा है, इन सभी चीजों का ये आदान प्रदान करने का पूरा प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग द्विपक्षीय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोली या विशेषता बोली, वो है हमारे पास ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होता है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि सूचनाओं का यहाँ पर आदान प्रदान होता है, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है हमारे पास। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य है, वो सूचनाएं, विचार, भावनाएं या संदेशों को क्या करता है, आदान प्रदान करना होता है। यानी सबसे मेन काम इसका क्या है हमारे पास है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को या संदेशों को ये आदान प्रदान करने का कार्य करता है, यानी भेजने का, लोगों तक पहुंचाने का। यह प्रक्रिया जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जानकारी हमारे पास है वो एक व्यक्ति से हम बहुत लोगों तक, यानी दूसरे व्यक्ति नहीं, बहुत लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जिसमें बताया हुआ है कि संदेश की अस्पष्टता, यानी क्लैरिटी ऑफ मैसेज हमारे पास। तो इसमें बताया हुआ है कि संप्रेषण में संदेश का स्पष्ट होना, यानी जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं वो स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यदि संदेश अस्पष्ट होगा या भ्रमपूर्ण होगा, यानी उसमें कोई जानकारी छिपी हुई रहेगी, तो लोग उससे समझने में कठिनाई होगी, जिससे संदेश को हम लोग जो सरल बनाने की कोशिश करें वो सरल ना होकर और जटिल हो जाएगा, जिससे कई अर्थ निकल सकते हैं और लोगों के पास जब गलत संदर्भ निकलेगा तो लोग उससे कुछ भी बेसिकली समझेंगे, तो गलती, नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा ना हमारे पास। तो ये समझना होता है। अगला हमारे पास होता है प्रतिक्रिया, यानी जिसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। तो संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण विशेषता या प्रतिक्रिया होती है, वो है हमारे पास फीडबैक होता है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यह संकेत है कि जो, मतलब बेसिकली फीडबैक बताता है कि आपके द्वारा जो भी दी गई जानकारी है वो सही है, गलत है या कैसा है, वो बताता है हमारे पास। तो प्रतिक्रिया से सुनिश्चित होता है कि संप्रेषण सफल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बच्चों को इस वीडियो के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा बना है, हेल्पफुल बना है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। नहीं लगता कि गलत है तो भी आप डिसलाइक का ऑप्शन आपका डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप विचार रख सकते हैं या इंटरनेट पे अपने विचार रख सकते हैं कि हाँ भैया गलत पढ़ा, जो भी लगता है आप बता सकते हैं। ये फीडबैक होता है हमारे पास। ठीक है। अगला हमारे पास है माध्यम का चयन, जिसे हम लोग कहते हैं चॉइस ऑफ मीडियम कहा जाता है। संप्रेषण में सही माध्यम का चयन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें संदेश को भेजने के लिए जो उपयुक्त माध्यम होते हैं, जैसे वाचिक हो गए, लिखित हो गया, डिजिटल हो गया, यानी माध्यम का सही चयन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं अभी के जमाने में, अगर करंट सेशन को देख के चला जाए तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे पास से। अगर भारत का कोई अपना एक प्लेटफॉर्म होता तो उससे हम लोग जुड़ सकते थे, लेकिन हमारी भारत सरकार बोली या देश का ही भाग्य है कि हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है। तो अगर सही माध्यम हमारे पास रहेगा तो और लोगों तक सही चीजें पहुंच पाएगा। तो ये माध्यम का सही चयन होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास संदर्भ, जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो संप्रेषण हमेशा किसी भी संदर्भ या वातावरण में ये होता है हमारे पास। संदर्भ में, इसमें देखिए, इस संदर्भ में भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक और भावनात्मक जो भी स्थितियां होती है, ये सभी चीजें इनमें शामिल होता है, जो संप्रेषण के भाव को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मान लीजिए अगर आपका बेसिकली जो संप्रेषण का भाव को प्रभावित करेगा अगर, तो सही लोगों तक सही रूप से क्या कर पाएगा, या पहुंच पाएगा। अगला है शोर, यानी जिसे हम लोग रुकावट भी कहते हैं, नॉइज भी कहा जाता है। मान लीजिए संप्रेषण में कोई रुकावट आ रहा है, अब किसी प्रकार रुकावट हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है और संदेश की जो स्पष्टता है उसको कम करने का कार्य करता है। अगला 8 नंबर पॉइंट है सार्थकता, हमारे पास मीनिंगफुलनेस जिसे कहते हैं।
संप्रेषण का जो संदेश है वो केवल सूचनाओं का आदान प्रदान ही करना नहीं, बल्कि जो प्राप्त करते हैं जो रिसीवर है उससे वो क्या अर्थ निकाल रहे हैं, एक अर्थपूर्ण मतलब निकले और समझने योग्य होने चाहिए। एक सार्थक शब्द जो सार्थक संदेश होता है तभी प्रभावी होता है जब प्राप्तकर्ता के लिए उपयोग वो बहुत ज्यादा क्या हो सके, हमारे पास उपयोगी और उपयुक्त हो, तो ही ये काम करता है। पॉइंट नंबर 9 है मूल्य और संस्कृति, वैल्यूज एंड कल्चर्स की अगर हम बात करें तो संप्रेषण में क्या होता है, प्रेषक और जो प्राप्त करता है यानी जो बेसिकली रिसीवर है और सेंडर है, बेसिकली दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्य क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृति और मूल्यों के अनुसार ही क्या करते हैं हम संदेश को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, अगर हो सकता है कि किसी मान लीजिए हमारे भारत में देखिए विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी को जोड़ने की हिंदी ही आती है, ठीक है। अब ये कहीं मतलब और कुछ निकल सकता है, अगर कोई दूसरे अगर कह सकते हैं हमारे राज्य में चला जाएगा ये भाषा मान लीजिए, तो समझने वाले कुछ और मतलब निकल सकता है, क्योंकि शब्दों का हेर फेर आप लोग जानते ही यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारे पास है समय और स्थान। तो संप्रेषण का जो समय और स्थान पे बहुत महत्व रखता है। जैसे किसी विशेष समय पर या सही संदर्भ में संदेश अधिक प्रभावी, जैसे कोई सही समय चल रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहे हैं, तो सही चीज को देख के वहां पर बोलना पड़ता है। और संदेश की जो प्रासंगिकता होती है और प्रभाव जो होता है वो समय और स्थान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो ये सारी की सारी क्या है, विशेषताएं हमारे पास संप्रेषण की, जो संप्रेषण को एक प्रभावी और सफल इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे विचार या संदेश जो है उसका आदान प्रदान सटीक रूप से यहाँ पर किया जा सकता है। याद रखिएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास कि पल्लवन किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। और इसके नियम पर भी चर्चा करना है, इसके महत्व के बारे में बताना है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो 15 नंबर का ये सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पल्लवन क्या होता है। तो मान लीजिए किसी भी निर्धारित विषय, जैसे मान लीजिए कोई सूत्र वाक्य दिया हुआ है, कोई उक्ति दिया हुआ है, कोई विवेचवादी माने कोई बिंदु या कोई उदाहरण या कोई तर्क कुछ भी दिया हुआ है, उसके आदि से पुष्ट करते हुए ये आप उसको प्रभावमयी सहज मतलब इजी वे में और इस प्रकार समझा दीजिए, मौलिक सारगत विचारधारा विस्तार पूर्वक उस चीज को समझाना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारन भी कह सकते हैं आप लोग, भाव विस्तारन भी कह सकते हैं, भाव पल्लवन, यानी कुछ भी कहा जा सकता है जिससे आप विस्तार पूर्वक अच्छे समझ सकते हैं। हो सकता है ऊपर वाला अभी आपको शायद समझ डिफरेंशन ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर और डिफरेंशन देना चाहूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सूत्र रूप में कोई चीज मान लीजिए लिखा या कही गया जो बात है, उसके गर्भ में जो भाव लिखे गए हैं और उसके जो विचार है उसका एक पुंज उसमें छिपा हुआ होता है। विद्वान जो है, विद्वान जन जो बेसिकली करते हैं, एक पंक्ति पर क्या करते हैं, घंटों बोल लेते हैं। मतलब एक जो पंक्ति जिसे अगर कोई भी शायर को सुनिएगा या कोई विद्वान लोग को सुनिएगा, वो एक ही बात पर बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही उस चीज पर रख देते हैं। यही कला क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। तो पल्लवन का यह अर्थ नहीं है कि उस स्थान का उस कथन का अर्थ या भाव लिखा जा सके, उसकी व्याख्या के जरूर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मूल भाव है उसे वक्ता के मंतव्य को यह स्पष्ट करने का काम करता है कौन, पल्लवन करता है। अब देखिए इसी पल्लवन के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण के जो वाक्य होते हैं बेसिकली हमारे पे, ये जो सूक्तियां होती है या लोकोक्तियां होती है या कहावत होते हैं, सबसे पहले जो भी चीज अगर आप पल्लवन करें उनका सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि उसके मूल के जो भी संपूर्ण भाव है आप उससे अच्छी समझ सकें। जैसे बचपन में आपसे बच्चे कविताएं पढ़ते होंगे, चाहे आप किसी कविता किसी कहानी कविता पढ़ते होंगे, उस चीज को अगर अच्छे से पढ़िएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा, और समझ नहीं पाइएगा तो उसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है हमारे पास। इसलिए पल्लवन से क्या होता है हमारे पास, अगर उसको विधिवत या भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे से लोग उसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि मूल विचार तथा जो भाव होते हैं या भाव के नीचे जो दबे अन्य सहायक विचार होते हैं उनको समझने की चेष्टा करिए। यानी इसके नियम क्या है हमारे पास पल्लवन के लिए कि जो भी उसमें मूल विचार है या जो भाव के नीचे मान लीजिए जो भी सहायक विचार है उनको समझने की ये चेष्टा करनी चाहिए हमारे पास। तीसरा हमारे पास है पॉइंट बताया हुआ है कि मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक करके जो भी निहित विचार है उनको एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करिए, ताकि कोई भी भाव अथवा विचार, देखिए मान लीजिए आपने जो भी चीज पढ़ा, अगर उसको आप क्या करें सबसे पहले एक एक करके एक अनुच्छेद में उसको लिखना स्टार्ट कर दिए, ताकि वहां पर हमने जो भी मेन चीजें बताई है जो भाव है वो कहीं छूट ना जाए, ये बताया हुआ है। चौथा नंबर पॉइंट बताया हुआ है कि अर्थ अथवा विचार का यहाँ पर विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि उसका अर्थ बताने समय अगर आपको लगता है कुछ उदाहरण देना चाहे, कुछ तथ्य देना चाहे, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है जो भाव और भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें आपको पूरी स्पष्टता देनी चाहिए, उसमें मौलिकता और सरलता होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे हो और भाषा अत्यंत बहुत ज्यादा आपको सरल रूप में समझाना चाहिए। जैसे अलंकृत भाषा लिखनी, जैसे आपको मालूम अलंकार आपने पढ़ा होगा, शब्दों को हम क्या करते हैं सजाने के लिए बहुत सारे अलंकार को इस्तेमाल करते हैं। अलंकार मतलब ज्वेलरी मत सोच लीजिएगा, ये हिंदी व्याकरण में आपने अलंकार पढ़ा होगा।
ताकि उसको अगर अलंकार यूज करेंगे तो अलंकार से क्या होगा, शब्दों का मायना बहुत बदल जाता है। उन सब चीजों से हमें बचना, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 बताया हुआ हमारे पास कि पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक, मान लीजिए जो भी कहानी से जुड़ा हुआ आपके पास जो बात है भाई उसी को रखना है, कोई फालतू चीज इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर पॉइंट हमारे पास बताया हुआ है कि पल्लवन में लेखक को जो मूल तथा जो गौण या भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना, देखिए पल्लवन में क्या है, मान लीजिए जो लेखक है वहां पर जो भी भाव या विचार है उसकी टीका टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, लेखक लोगों के मन के भावों को अधिक रूप से क्या कर सकता है, समझा सकता है। पल्लवन की जो रचना है वो हर हालत में अन्य पुरुष में क्या होनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, तो उसमें ये अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन जो होना चाहिए वो व्यास शैली की होनी चाहिए, जिसमें समाज शैली नहीं होना चाहिए, मतलब समाज भाषा में ना लिखे उसमें। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास में किया जाना चाहिए। और पल्लवन में निम्नात्मक का मतलब आपका निम्न के रूप में इसका गुण बताना चाहिए या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ नियम थे। अब इस पल्लवन की हमें क्यों आवश्यकता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जब मूल भाव क्या होता है, संक्षिप्त या सघन या जटिल होता है, तब विस्तार, मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर वो संक्षिप्त है, सघन है या जटिल है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, विस्तार की उसमें आवश्यकता पड़ती है, जो सबसे जरूरी चीज है। जब किसी उक्ति में मान लीजिए जो निहित भाव है उनको स्पष्ट करना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास भाव पल्लवन किया जाता है, ठीक है। यानी जब मान लीजिए कोई भी उक्ति है उसमें हमें कोई भाव का को बताना है, तो ये क्या कहलाएगा, भाव पल्लवन के नाम से जाना जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास है कि जब कोई विचार या उक्ति या जानकारी मान ली अधूरी हो, तब उसे अधिक स्पष्टता के साथ आपको उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें पल्लवन किया जाता है। अब इसी पल्लवन की देखिए हमने आपको यहाँ पर विशेषता बारे में बात करें तो पल्लवन से क्या होता है, किसी भी जो उक्ति हो गया, वाक्य हो गया, सूक्ति हो, कहावत हो गई, जो भी है, इसके अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक या फिर अच्छे से समझा के यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पल्लवन में उदाहरण, तर्क या विश्लेषण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। पल्लवन में जो मूल विचार के सभी पहलुओं को यहाँ पर विस्तारित रूप में किया जाता है। पल्लवन में देखिए क्या होता है, मूल विचार को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में क्या करता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो पल्लवन में देखिए क्या होता है, प्रसंग निर्देश के साथ साथ आलोचना, टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी, छूटनी है, इसमें ये सब इंक्लूड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे उदाहरण में हम दिया हुआ एक कहावत दिया हुआ है, ठीक है, कछुआ चाल से सफलता मिलती है। अब बोलिए भैया इसके, अब बोलिए ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी हुई है, हाँ एकदम पढ़े हो, कछुआ और खरगोश का कहानी आपने पढ़ा होगा। जैसे इस कहानी का अर्थ है कि अगर आपके जीवन में कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसे समय लगता है, तो अगर आप कोई चीज लगातार करोगे और धैर्य से प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कछुआ भले ही धीरे चलता है लेकिन वो अपनी यात्रा कभी नहीं छोड़ता है। इसी तरह अगर आपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार प्रयास करना होगा। तो क्या आपने इस कहावत में जो भी चीज बातें लिखी हुई थी उसे अच्छे से समझा कर प्रकट किया, यही क्या कहलाता, पल्लवन कहलाता। एक और लिखा हमने लोकगीतिया, पानी पानी जान पहचान बनी, यानी भाव पल्लवन इसका करने जाते हैं। यह लोकगीतिया हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें अपने साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। कठिनाई के समय हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, ये सबसे बड़ा यहाँ मानव जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण 3 में अगर बात करें, एक सूत्र वाक्य दिया हुआ है, सत्य की ही जीत होती है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर भाव पल्लन करने जाए कि सत्य हमेशा अंततः क्या होता है, लास्टली जीतता ही जीतता है। भले झूठ कितना भी प्रचार प्रसार हो जाए लेकिन झूठ कभी जीत नहीं सकता, हमेशा जीत सत्य की होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाएगा। तीसरा यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। और ये सवाल देखिए यहाँ पर आपके 15 नंबर पेपर में होता क्या है कि एक मतलब 15 नंबर पेपर, एक 1 नंबर 2 नंबर दिए, इस प्रकार का सवाल आया हुआ पेपर में कि भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई है। इस कथन का आपको पल्लवन करने बोला गया, आप बताइए कैसे करिएगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग कुछ जानकारी बताते हैं। जैसे भारत की एकता जो है इसकी विविधता में छुपी है, यह कथन हमारे देश की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भी हमारे भाषाई यहाँ पर विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय समाज की एक विशेषता को यह क्या करता है, दर्शाने कार्य करता है। हमारे भारत में अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं, संस्कृति और रीति रिवाज हैं, फिर भी यहाँ हमारे पास एकता अभूतपूर्व है। यहाँ एकता बहुत ज्यादा हमारे पास। यह विविधता देश में, हमारे देश में इतनी विविधता रहने के बावजूद हमारे देश के सभी लोग एकजुट रहते हैं, लेकिन यह सभी एक समृद्ध और विविध धारा का हिस्सा है जो हमारे भारत को पहचान बनाती है। बेसिकली भारत का अगर इतिहास भी निकाले तो इतिहास में इस एकता की मिसाल प्रस्तुत करता है। अलग अलग क्षेत्रों में देखिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार संस्कृतियां, भाषा होने के बावजूद हमारे भारतीय समाज एकजुटता का अनुभव किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को बेसिकली समान अधिकार और स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की है, जिससे देश में एकता बनाए रखने की मदद मिलती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें,
धार्मिक विविधता के बावजूद हमारे भारतीय समाज में जितने भी त्यौहार, सांस्कृतिक आयोजन दौरान लोग आपस में मिलजुल कर सामूहिक रूप से क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, जो हमारे बीच की एकता को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कथन का अगर हम लोग पल्लवन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत में भले विभिन्नता है, यहाँ पर है विभिन्नता का होना, लेकिन ये हमारी एकता की ताकत बताता है। जैसे एक धागे में बुनाई के कई रंग हो सकते हैं, जैसे हमारे देश की विविधता एक दूसरे को समृद्ध करती है और यह हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने की मदद करती है। यह विविधता हमें परस्पर क्या करती है, समझ और सम्मान सिखाती है, जो हमारे भारतीय समाज की क्या एक अनमोल धरोहर के रूप में। तो ये कथन था, हमारे पास कथन दिया हुआ था, उसका ये आंसर था। संक्षेपण क्या होता है, ठीक है, यानी इंग्लिश में जिसे समरी कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं और इसका महत्व क्या है। तो 3 सवाल यहाँ पर है। संक्षेपण क्या होता है, एक क्वेश्चन, एक पार्ट हो गया, इसकी विशेषता बताना है, दूसरा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास कि इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए आइए बताते हैं सबसे पहले संक्षेपण क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं कि संक्षेपण यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में समरी कहते हैं। समरी का अर्थ होता है कि किसी बड़े या विस्तृत पाठ या विषय को छोटे और संक्षिप्त रूप में क्या करना, प्रस्तुत करना, जिससे उसके मुख्य बिंदुओं को आसानी से समझा जा सके। अगर मैं आपको इसे अपने अर्थों में समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई चैप्टर या फिर कोई कहानी है, मान लीजिए 5 पेज का वो चैप्टर था। अब उस 5 पेज के चैप्टर को मान लीजिए आपने एक पेज में क्या कर दिया, उसको लिख के उसके जो जो मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में सभी जानकारी देख के अच्छे से समझा दिया। यही क्या कहलाता है, हमारे पास समरी कहलाता है। वही बताना चाह रहा है यहाँ पर कि समरी यानी संक्षेपण क्या होता है कि कोई बड़ा या विस्तृत कोई जानकारी है, मान लीजिए कोई विषय, उसके बारे में छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में उसके बारे में जानकारी देना, जिससे उसके मुख्य बिंदु यानी जो जो मेन पॉइंट्स है आप उसे आसानी से समझ सके। ये क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। संक्षेपण में अक्सर क्या होता है, जो विस्तृत विवरण है, मतलब कोई चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके उदाहरण को छोड़कर सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी का सारांश दिया जाता है। मैंने जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बस वही रखा जाता है। आपका जो उसका मेन सब्जेक्ट है उसको रखा जाएगा, बाकी जो भी उदाहरण है या कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है उनको हटा के आपको शॉर्ट में जानकारी समझा देता है। ये काम कौन करता है, हमारे पास संक्षेपण करता है, यानी समरी का ये काम होता है। अब इसी संक्षेपण का उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो उदाहरण के रूप में एक कहानी का संक्षेपण जो होता है उसकी मुख्य घटनाओं और पात्रों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। यानी मान लीजिए कहानी है, उसका अगर संक्षेपण आप करने जाएंगे तो उसमें देखिए जो भी मुख्य घटनाएं घटित हुई उस कहानी में या उसके जो मुख्य पात्र है उस कहानी संबंधी, उन सभी को क्या करना है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में क्या करना है, उसको बेसिकली प्रस्तुत करना है। ताकि मान लीजिए कोई भी चीज आप लोग भी मान लीजिए जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसे पूरे लेंदी तरीके से लिख दूं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को उबने लगेंगे, मन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार पढ़ा रहा हूं ताकि आपसे बच्चे इजीली समझ सके। तो पाठक और पूरी कहानी पढ़े बिना भी आप सही बच्चे खुद भी इससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना के इसे लिख सकते हैं। ये होता है हमारे पास संक्षेपण। अब इस संक्षेपण की कुछ विशेषताएं हैं। अब इस संक्षेपण की देखिए जो विशेषताएं वो इस प्रकार से बताई गई है। पहला विशेषता आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सारांश रूप में, यहाँ क्या मतलब आप इसे हाईलाइट कर दीजिएगा, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, विशेषता का, कि सारांश रूप में यहाँ क्या दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है। संक्षेपण में देखिए जो भी मुख्य बिंदुएं हैं, घटनाएं हैं या विचार है, उन विचारों को यहाँ पर संक्षेप और सरल रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो भी मतलब मेन पॉइंट्स है, उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं या जो भी विचार वहां पर बताए जा रहे हैं उसे शॉर्ट में और इजी वे में क्या किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है। और यह किसी भी बड़े विषय या पाठ्य का संक्षिप्त संस्करण होता है, यानी कोई बड़ा सब्जेक्ट है उसको शॉर्ट वे में आपको क्या करता है, यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम करता है हमारे पास। इसलिए पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि सारांश रूप में इसमें क्या दिया हुआ रहता है, जानकारी हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगला हमारे पास है अत्यधिक संक्षिप्तता। देखिए अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अनावश्यक विवरण दिया हुआ कोई कहानी में, कोई लंबा उदाहरण दिया हुआ, आप उन सब चीजों को छोड़ सकते हैं, जिससे केवल जो भी इंपॉर्टेंट बात रहेगा या प्रमुख जो जानकारी रहेगा वही क्या रहेगा, उस संक्षेपण में हमारे पास लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, इसमें स्पष्टता होती है और सरलता होती है। संक्षेपण में जो भी देखिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं वो क्या रहता है, स्पष्ट, यानी आप सरल तरीके से एग्जैक्ट सही वर्ड्स रहते हैं, सरल होते हैं, जिससे कोई भी आदमी अगर उसे पढ़ ले एक बार तो उसे अच्छे से क्या कर सकता है, समझ सकता है हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है मुख्य विचारों का यहाँ समावेश होता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही यहाँ पर क्या हुआ, लिखे हुए रहेंगे। इसके अलावा कोई भी फालतू चीज यहाँ शामिल नहीं होगी। इसलिए बताया हुआ है कि संक्षेपण में पाठ्य या विषय के प्रमुख जो विचार हैं और घटनाओं को शामिल किया जाता है, ताकि पाठक को यानी जो पढ़ने वाले हैं उनको संपूर्ण जानकारी का अनुमान लग सके कि हाँ इस प्रकार का कहानी यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला है हमारे पास है लंबाई में संक्षिप्तता होती है, मतलब पूरा जो कहानी जो हमारे पास लंबा होता है उसमें बहुत ज्यादा करके शॉर्ट वे में से अरेंज कर दिया जाता है। अगला हमारे पास है सटीकता।
देखिए संक्षेपण में क्या होता है, जो भी तथ्य और जानकारी की सटीकता पर जोर दिया जाता है कि हाँ जो भी चीज है वो सटीक बताया जा रहा है, ताकि कोई भी यहाँ पर लोगों को गलतफहमी ना हो सके। फिर 7वां नंबर पॉइंट है हमारे पास संदर्भ का पालन। देखिए संक्षेपण हमेशा जो भी मूल सामग्री जुड़ी, मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी जानकारी उसी से जुड़ा हुआ रहेगा, ये नहीं कि आपको कुछ भी उठा के बता दिया, नहीं, उसी से जुड़ा हुआ चीज यहाँ पर उसमें जानकारी दिया जाता है, ये बताना चाह रहा 7 नंबर पॉइंट। तो इन बेसिकली विशेषताओं के आधार पर बोल सकते हैं कि संक्षेपण क्या करता है, पाठक को लंबे और जो भी जटिल विषय उनको मुख्य रूप से क्या करता है, आपको जल्दी और प्रभावी तरीके से समझने में क्या करता है, मदद करता है। ये काम होता है हमारे पास संक्षेपण का। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब हमने आपको तीसरा भी बताया था कि संक्षेपण का देखिए महत्व के बारे में। संक्षेपण का महत्व एक अगला पॉइंट है जो कि यहाँ से पूछा जाता है कि संक्षेपण का महत्व के बारे में जानकारी दीजिए, संक्षेपण के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हेडिंग में डाल दीजिएगा, इससे क्या होता है, समय का बचत होता है। आप सही बच्चे भी क्या करते हैं, क्लास 11 12 या जब क्लास में होते हैं छोटे क्लास में, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट का जब अगर यूज करते होंगे, अगर बाय चांस आप लोग, तो आप भी क्या करते होंगे, इंग्लिश मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप उसे शॉर्ट स्टोरी समझ लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको लगभग जानकारी मिल जाता है और आप उसे क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका भी होता है। तो संक्षेपण में इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी जानकारी जो रहता है हमारे पास संक्षेपण में, उसका सारांश जल्दी और प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है, जिससे क्या होता है, समय का यहाँ पर बचत देखा जाता है, और ये सबसे बड़ा फायदा होता है समय का बचत हमारे पास। अगला पॉइंट बताया हुआ है, इसमें स्पष्टता होती है, यानी संक्षेपित जो जानकारी होती है वो बिना किसी अतिरिक्त विवरण के, जो भी मान लीजिए मुख्य बिंदु वहां दिए गए सिर्फ उसी पे ये ध्यान केंद्रित करेगा, मतलब जो मेन फोकस वाले वर्ड्स है या फिर जो पॉइंट्स है उन पे ये काम करेगा। बाकी कोई भी चीज यहाँ पर जो भी रहेगा फालतू चीजों पर, उस पर कोई मतलब इसका नहीं रहता है, जिससे जो भी विषय की स्पष्टता है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें, स्मरण शक्ति। देखिए संक्षेपण करने से क्या होता है, कोई भी शॉर्ट रूप में अगर आप समझते हैं तो होता क्या है, आपको जो जानकारी मिलता है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, जिससे जो भी मुख्य तथ्य है उसको आप आसानी से लिख के अच्छे से आपको अच्छे नंबर मिल सकता है। ये फायदा होता है हमारे पास स्मरण शक्ति का। अगला है हमारे पास है प्रभावी संवाद। देखिए जब हम लोग संक्षेपण का उपयोग करते हैं उसमें वाली जो भी संवाद है, संवाद को इस प्रकार प्रभावी बनाया जाता है ताकि, या फिर खासकर जब सीमित समय या स्थान हो, मतलब जो भी यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट समय में या लिमिट बेसिक एरिया में, ताकि लोगों को अच्छे से समझाया जा सके, इस प्रकार जानबूझ के प्रभावी बनाया जाता है। प्लस यहाँ पर अगला पॉइंट हमारे पास विषय पर ये ध्यान केंद्रित करता है। संक्षेपण से देखिए क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट्स मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके जो भी मेन पॉइंट्स उन पहलुओं पे ध्यान देता है, ताकि जो भी पाठक या जो श्रोता पढ़ने वाला जो लोग हो गया उसका ध्यान कहीं नहीं भटके और वो अच्छे से चीजों को समझ सके। तो इस प्रकार संक्षेपण ना केवल आपको सूचना देता है, संकलित करने में मदद करता है, बल्कि यह अधिक से अधिक प्रभावी और जो भी समझने वाले जो चीज है वो उसको आपको योग्य बना देता है। ये फायदा होता है संक्षेपण का। तो ये संक्षेपण का हमने आपको परिभाषा बताया, इसकी महत्व बता दिया, इसका विशेषता बता दिया। अब संक्षेपण के एक उदाहरण लेके ये भी समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि संक्षेपण का उदाहरण बताया हुआ है कि हमारे भारत की देखिए जो सभ्यता है, दर्शन है और जो प्राकृतिक सौंदर्य पर विदेशी जो लोग हैं वो सदैव मुग्ध रहे, इसलिए वो भारत पे केवल सिर्फ लूटने तो नहीं आए थे, ठीक है, भारत से यहाँ पर हमारी भारत पे कब्जा भी करने आए इसी कारण से, ठीक है, कि उनको अपने देश में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। पर आज ना हम अपने भौतिक समृद्धि में, ना ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आंगन में मान लीजिए हमारे भारतवर्ष में, जहां मानवता के लिए, जहां हम अपने संस्कार प्राप्त किए, जहां सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ, जहां का प्रकाश पाकर दुनिया के प्रकाशित हुए, उसी देश में अभी जिस वर्तमान स्थिति में हम नंगे, भूखे, निरक्षर और प्रमुख का जो पेक्षी जो आदिवासी लोग हैं, हमने अपने जो भी पूर्वजों के गौरव को क्या क्या हास्यास्पद बनाकर रखा हुआ है। हमने अपनी दुनिया में अपनी ओर से देश की उपेक्षा देखी और सुनी है। क्या देश पर हम पे कभी अभिमान हो पाएगा, आप सब बताइए। क्या हम बेसिकली हम सभी लोग क्या ये अपमान हम अनुभव करते हैं? क्या हमें आज प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें अपने देश की देखिए जो महान परंपरा उसको कायम करना होगा और अपने देश को देखिए उस गौरव के अनुरूप बनाए रखेंगे। ये हमें प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। जान लीजिए ये आपको क्या दिया हुआ, मान लीजिए छोटा सा कोई वर्ड दिया हुआ है, अब इसका संक्षेपण करने आपको बोला गया, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले शीर्षक डाल सकते हैं कि वर्तमान भारत और हमारा कर्तव्य, मान लीजिए हेडिंग डाल दिया आपने इसके बारे में बताने के लिए। अब इससे बताया हुआ है यहाँ पर देखिए कितना छोटा रूप में है। तो इसका देखिए संक्षेपण बताया हुआ है कि भारतवर्ष में सभ्यता और ज्ञान का जो आलोक है वो सर्वप्रथम फैला। पूरे विश्व में अगर बात करें, भारतवर्ष हमारा जहां पर ज्ञान और सभ्यता का आलोक जो है सबसे पहले यहाँ फैला। पर आज हम भौतिक समृद्धि और ज्ञान विकास में नग्न यानी शून्य के बराबर हो चुके हैं। हमारे भारतीय जो बेसिकली अभावग्रस्त निरक्षर हो चुके हैं और प्रमुखता पेशी हो चुके हैं।
लेकिन अगर हमें अपने महान पूर्वज और अतीत गौरव के अनुरूप उठाना, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए या हमारे कर्तव्य होना चाहिए। तो शॉर्ट में देखिए हमने इसे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और यही क्या कहलाता है, हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो ये था पहला सवाल जो पेपर में आपसे 15 नंबर के पूछा जाएगा। अगला सवाल है, संप्रेषण किसे कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसी संप्रेषण के विभिन्न जो प्रकार होते हैं उनका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को, जिसमें चलिए हम बताते हैं संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, इसका अर्थ ही होता है हमारे पास विचारों, भावनाओं, जानकारी या संदेशों का आदान प्रदान करना। ये क्या कहलाता है, संप्रेषण। यानी आप अपने विचार, मान लीजिए भावनाएं या जानकारी या कोई भी संदेश अगर अपने दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी, किसी भी देश के सभी लोगों के साथ बेसिकली फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये क्या कहलाता है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो अपना विचार रखता है उसे प्रेषक कहते हैं, अपने विचार, दृष्टिकोण या जानकारी को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति तक यानी प्राप्तकर्ता तक क्या करता है, पहुंचाता है हमारे पास। तो संप्रेषण शब्द का जो उपयोग है विभिन्न प्रकार की विधियों के संबंध किया जाता है। जैसे मान लीजिए मौखिक संप्रेषण होगा तो बोलकर आप करोगे, लिखित संप्रेषण लिख कर करोगे, दृश्य संप्रेषण तो चिन्ह या फिर संकेतों यूज करोगे। तो संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपके विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये काम होता है मेन संप्रेषण का। या फिर अगर आप इसमें परिभाषा नहीं लिख सकते तो और भी परिभाषा है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह या संस्था, कोई भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जो भी लोग को लगता है, वो अपने विचार, जानकारी और भावनाएं को आदान प्रदान करते हैं, जिससे संदेश को क्या होता है, जो संदेश भेजने वाला उसे प्रेषक कहा जाता है, और जिसके पास पहुंचता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। भेजने, संदेश को समझने और फिर प्रतिक्रिया देने की यह प्रक्रिया पूरा कहलाता है हमारे पास संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब यह प्रक्रिया शब्दों के रूप में हो सकती है, संकेत हो सकते हैं, हाव भाव हो सकते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल हो सकता है, या अन्य किसी माध्यम के जरिए भी ये काम हो सकता है हमारे पास। तो संप्रेषण का उद्देश्य यह होता है कि आप अपने विचार, सूचना, भावनाएं प्रभावी तरीके से क्या करें, आदान प्रदान कर सकते हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच एक समझ यहाँ पर बना हुआ रह सके। अब इसी संप्रेषण के देखिए विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला है जो कि है मौखिक संप्रेषण, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से आइए जानते हैं और आपको बताते हैं। तो यह वो संप्रेषण है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी आप शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन यह लिखित जैसे पत्र हो गया, ईमेल, या वाचिक यानी बातचीत या भाषण रूप में हो सकता है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन दोनों हो सकता है, लिखित भी है और मौखिक भी है। उदाहरण के जब आप किसी से बात करते हैं या लिखित संदेश भेजते हैं तो ये क्या कहलाएगा, मौखिक संप्रेषण, जिसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे अमौखिक संप्रेषण कहा जाता है, जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके शरीर की शारीरिक जो भाषा है जिसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, या चेहरे के आपके जो हाव भाव है, आप इशारे कर सकते हैं, आपके जो कह सकते हैं शरीर की स्थिति हो गए, इन सभी माध्यम से यहाँ लोगों को जो जानकारी मिलती है उसे हम लोग अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो मुस्कान होगी, सॉरी माफ करिएगा, आपकी आंखों की चमक या किसी से हाथ मिलना, आपके उदासी भरा चेहरा, ये सभी चीज बताने का काम करता है यहाँ पर। तो ये होता है हमारे पर अमौखिक संप्रेषण, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा यहाँ नाम है लिखित संप्रेषण। तो भैया यहाँ पर हम लोग रिटन कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहेंगे। तो इस प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है, जैसे इसमें पत्र शामिल होगा, ईमेल होगा, रिपोर्ट होगा, नोट्स होगा, मैनुअल होगा, किताबें, ये सब चीज शामिल होता है। यह अक्सर स्थायी होता है, मतलब ये फिक्स्ड है, आप याद रखिए परमानेंट है, और भविष्य के संदर्भ में यह उपयोगी हो सकता है, भविष्य में आपको ये काम दे सकता है। यानी जो चीज आप लिख कर बोलोगे तो वो मतलब लिख के समझाओगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिखित संप्रेषण हो जाएगा। अगला है श्रव्य संप्रेषण, यानी ऑडिटरी कम्युनिकेशन। जब श्रव्य है तो सुनने वाला होगा, जब सुनने वाला होगा तो इसमें आप टेलीविजन, रेडियो, पॉडकास्ट हो गए, वॉइस कॉल्स हो गए, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल होता है, जिसमें आप आवाज के माध्यम से क्या कर सकते हो, कोई चीज को समझा सकते हो। ये होता है हमारे पास श्रव्य, हमारे पास जो संप्रेषण होता है। पांचवा हमारे पास है दृश्य संप्रेषण, यानी जब हम लोग चित्र के थ्रू, ग्राफिक्स हो गया, चार्ट्स हो गया, वीडियो हो गए, सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए, और भी जिस टाइप का लोगो हो गया हमारे पास, ये सब चीज में इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ये क्या कहलाता है, दृश्य संप्रेषण कहलाता है। अगला छठा नंबर है हमारे पास आधुनिक संप्रेषण, जिसमें हम लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया और कोई भी मान लीजिए जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब के सब ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारे पास आधुनिक संप्रेषण कहलाता है। और इन विभिन्न संप्रेषण का उद्देश्य बेसिक लिखी है कि संचार को प्रभावी तरीके से और सही तरीके से लोगों के पास विचार, संदेश या जानकारियों का आदान प्रदान कर सके। ये सबसे जरूरी काम इसका होता है हमारे पास संप्रेषण का।
तो ये था संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं ये भी हमने आपको बता दी। अब इसी संप्रेषण का देखिए एक सवाल और आ सकता है पेपर में कि संप्रेषण की अवधारणाओं का वर्णन करें, यानी कंसेप्ट ऑफ हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बताना है। तो संप्रेषण का देखिए जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें बताने की कोशिश किया, एक जटिल प्रोसेस है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इसका प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। इसमें मान लीजिए आपको लगता है कि आपने बोल दिया सामने पहुंच गया, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होता है, जिसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है प्रेषक, जिसे हम लोग सेंडर कहते हैं। आप इसमें संप्रेषण का सबसे पहला स्टेप या पहला तत्व वो प्रेषक होता है, जिसमें जो भी लोग संदेश भेजना चाहते हैं उसे प्रेषक कहा जाता है, जो संदेश को उत्पन्न करता है। अब यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समूह या संस्था हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो किसी विचार, सूचना या भावना को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ही बच्चों को यहाँ पर एसी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि आप सही बच्चे आज खुद पढ़ लें, ताकि भविष्य में जब मैं रहूं ना रहूं, और पॉसिबिलिटी भाई कोई फिक्स नहीं है, मैं खुद भी नहीं रहने वाला, तो आप में से कोई छात्र छात्राएं आगे बढ़े और इस काम को संभाल कर हमारे झारखंड के महान महान जो यूनिवर्सिटी के छात्रों का यहाँ पर भविष्य को बचा सकें, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो हमारा ये सोच है। इसी प्रकार आप सही बच्चे भी यहाँ पर, यानी मेरा ये सोच है, मेरा ये संदेश है बेसिकली, या फिर मेरा ये भावना है, तो ये क्या कहलाएगा, मैं प्रेषक हूँ अपने हिसाब से। जो मैसेज मैंने सोचा वो क्या है, संदेश है हमारे पास, जिसे मैसेज कहते हैं। तो संदेश वह जानकारी या विचार होते हैं जिन्हें प्रेषक क्या करता है, दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, जिसमें संदेश में शब्द, इशारे, प्रतीक हो गए या किसी अन्य माध्यम के जरिए ये व्यक्त हो सकते हैं, याद रखिएगा। यानी आप इसमें शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इशारों का भी इस्तेमाल कर लो, प्रतीकों का भी इस्तेमाल कर लो, या कोई भी अन्य माध्यम है जिसका आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। यह मुख्य रूप से वह चीज होती है जिसे हम लोग साझा करते हैं, ये कहलाता है। अब ये तीसरा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माध्यम, जिसे हम लोग मीडियम या फिर चैनल कहा जाता है। अगर आप कोई चीज को यहाँ पर पहुंचाना चाहते हो, अब इसके लिए आपको चाहिए जरिया, उस जरिया को बोलते हैं मीडियम बोला जाता है। अब हो सकता है आप बोलकर बताओ, लिख कर बताओ, फोटो के थ्रू बताओ, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के थ्रू बताओ, डिजिटल चीजों को बताओ, तो जो चीज जिसके थ्रू आपके पास पहुंचे, लोगों पास पहुंचेगा, वो क्या कहलाता है, माध्यम। जैसे ये मैं आपसे बच्चों को अपने जो विचार बताना चाहता हूँ, तो मेरे पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, मैं इसके थ्रू इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो ये वो चैनल है जिसके थ्रू मेरी बातें आपके पास पहुंचती है, तो ये मीडियम हो गया मेरे लिए, ठीक है। चौथा है हमारे पास है प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर, जिसे हम लोग कहते हैं, यानी आप सभी छात्र छात्राएं। तो प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति या समूह होता है जिसे हम लोग संदेश भेजा करते हैं। वह संदेशों का क्या करता है, जैसे आप सभी बच्चे ये सुन रहे हैं, आप संदेश को ग्रहण कर रहे हैं और उसका अर्थ समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिससे प्राप्तकर्ता की, जैसे मेरी जो भूमिका है कि संप्रेषण प्रक्रिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संदेश को सही तरीके से समझने के लिए क्या होता है, सक्षम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला, मान लीजिए मैंने आपको कोई संदेश भेजा, कोई चीज बताना चाहे, अब उसको बाद भी आप अगर आप समझ नहीं पा रहे, यानी कोडिंग, जैसे आप सुना होगा कोडिंग, डिकोडिंग, आपने चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग वीजनिंग का भी, तो इनकोडिंग मतलब क्या होता है, कोडिंग वो प्रक्रिया जिसमें प्रेषक अपने विचार या जो भावनाएं या सूचनाओं को शब्द, इशारों, संकेतों में बदलता है, या संदेश को ऐसे रूप में तैयार करने का कार्य होता है जिससे प्राप्त करता आसानी से समझ सके। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक लोगो बनाया, ठीक है, जैसे आप मेरे चैनल का लोगो देखते होगे तो उसमें आपको दिखता होगा ग्रेजुएट एकेडमी शॉर्ट बॉक्स लिखा हो, तो इससे आपको लगता है कि हाँ ये ग्रेजुएशन के लिए हो सकता है। अब मैं, ये तो मेरा सोच है, अब आप उसको जो सोचोगे वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। ये मेरा सोच था जो मैंने बताया। अब डिकोडिंग मतलब यहाँ पर आप आपसे क्या समझ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, मेरे पास डिकोडिंग कहलाएगा, यानी आप उससे क्या समझ सकते हैं, आपके विचार क्या होते हैं उस चीज के प्रति, तो ये क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। अब इस चीज में देखिए रुकावट तो होगा, और उस रुकावट का नाम क्या होता है, जिसे हम लोग शोर या नॉइज के नाम से जानते हैं। तो शोर से तात्पर्य उस किसी भी रुकावट से जो आपके कह सकते हैं यहाँ पर संप्रेषण को बाधित करती है। अब वो किसी प्रकार से हो सकता है, भौतिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो दिक्कत देगा आपको बीच में यहाँ पर आने में, तो वो शोर कहलाएगा या नॉइज कहलाएगा। अगला हमारे पास है वो है प्रतिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि कोई भी चीज मंगाते हैं आजकल तो उसमें बोलता है भाई फीडबैक दीजिए, किसी को कॉल किए तो फीडबैक मांगता है। क्यों मांगता है, ताकि आपके पास वो चीज सही से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, आपका उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स है, ये आप तो बताइएगा, लोगों तक भी सही से पहुंचेगा कि हाँ ये अच्छे काम करते हैं। जैसे अगर आप सही बच्चे, मेरा फीडबैक अगर आपको लगता है कि भैया
अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, हमारा कमेंट बॉक्स भी ऑफ नहीं रहता। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपको लगता है कि हाँ भैया खराब बता रहे, तो आप एकदम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको मन करता है वीडियो पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया हमें नहीं पढ़ाते अच्छे, जो भी लगता है तो फीडबैक होगी इस प्रकार से। लेकिन अगर अच्छा पढ़ाते तो आप अच्छा भी रख सकते हैं, जैसा आपको लगे आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारे प्रतिक्रिया, जिसे फीडबैक कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है संदर्भ। मतलब संदर्भ मतलब वो वातावरण या स्थिति जिसमें क्या होता है, वो कंडीशन, वो एनवायरनमेंट जहां पर बेसिकली क्या होता है, संप्रेषण होता है। इसमें देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक बहुत सारी चीज शामिल हो सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त के संदर्भ पर बात हो रहा है, एक दोस्त के साथ बातचीत का संदर्भ हो गया। मान लीजिए कहीं पर पेशेवर बैठक को बातचीत चल रहा है, वो अलग संदेश हो गया। तो संदेश के स्वर और प्रकृति को देखिए, आसपास का जगह या आसपास के कैसा बात चल रहा है, वो सब चीज पर निर्भर करता है हमारे पास। अगला हमारे पास है पॉइंट नंबर 10 है, जिसमें संप्रेषण का उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया। तो संप्रेषण का जो उद्देश्य हमारे पास है, वो संदेश को क्या करना है, साझा करना है, जो किसी भी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भेजा। यानी आप जैसे मेरा टारगेट है कि आप सी बच्चों ज्यादा मदद करना, अगर ये नहीं पहुंच पाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, तो फिर मुझे खराब लगेगा कि हाँ मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा हूं वो काम नहीं हो पा रहा मेरा। ठीक है, तो जैसे जानकारी देना, दूसरों को प्रेरित करना, विचार आदान प्रदान, ये सभी चीज शामिल होता है। तो इन अवधारणाओं का समझना जो है हमारे पास है, इससे संप्रेषण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाता है और प्रभावी रूप से हम इसे क्या कर सकते हैं, संवाद, जो संवाद होता है वो स्थापित करने में यह हमें मदद करता है। इसका पल्लवन करना है कि परिश्रम क्या है हमारे पास सफलता की कुंजी होती है। तो इस कथन का आपको पल्लवन करना है। सबसे पहले इसकी भूमिका बांधिए यानी इंट्रोडक्शन लिखिए। तो मनुष्य के जीवन में अगर हम बात करें, सफलता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जीवन में, परंतु सफलता का मार्ग केवल आपकी इच्छाएं और कहा जाए सपनों से नहीं बनता, लेकिन उसे अगर उसे पाना है तो आपके लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। धन, भाग्य, संयोग या परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ठीक है, ये आपको सहायक बनाए, लेकिन बिना परिश्रम के वास्तविक सफलता संभव नहीं। इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम ही क्या होता है, सफलता की कुंजी होती है हमारे पास। अगर इस कथन के आशय के बारे में बात करें, तो इस कथन का आशय यह है कि यदि मनुष्य निष्ठा, लगन, श्रम पूर्वक किसी भी कार्य को करता है, तो वो निश्चय ही अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। आलस्य और जो टाल मटोल करता है जीवन व्यक्ति, वो उसे सफल बना देते हैं। संसार में ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो बिना परिश्रम के नहीं मिलती। ये बात आप सही छात्र छात्रा बेहतर समझ सकते होंगे। अब इसका महत्व क्या है परिश्रम का, तो पहला क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1 बताया हुआ है, इससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। परिश्रम ही वह साधन है जो मनुष्य को उसके उद्देश्य तक क्या करता है, यानी जो भी उसके लक्ष्य हैं उन तक पहुंचाने में कार्य करता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे आत्मविश्वास में क्या करता है, वृद्धि करता है। परिश्रमी व्यक्ति क्या होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है और उसे अपने श्रम पर क्या होता है, हमेशा गर्व होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है हमारे पास। अब इसमें अगर बात करें तो परिश्रम से न केवल सफलता मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या करता है, परिष्कृत करने का कार्य करता है हमारे पास। चौथा नंबर पॉइंट है, समाज में इससे क्या होता है, सम्मान मिलता है। जो श्रमशील व्यक्ति होता है वो समाज में एक आदर्श बन के आता है और लोग उसे अपना क्या करते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर नहीं, 4 पॉइंट था हमारे पास। अब इसके देखिए कुछ ऐतिहासिक और प्रेरक उदाहरण। सबसे पहले हमारे थला यानी महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में बात है। छोटे शहर से निकल के आपको मालूम होगा, कठोर परिश्रम करने के बाद आज आपको मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी विश्व विख्यात क्रिकेटर है। छोटा से बड़ा हर कोई व्यक्तित्व हम मेरे तो सबसे पहले आइडल है, रोल मॉडल है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आप सभी बच्चे भी जानते होंगे। अगला है थॉमस अल्वा एडिसन। आपको मालूम होगा हजारों बार उनका सफलता मिली, लेकिन वो लगे रहे, जिस वजह से उनको क्या मिला, लास्टली कह सकते हैं उन्होंने वो चीज बना के दिखा दिया जो कोई नहीं बना पाया, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, जिन्होंने बनाया। महात्मा गांधी। आज हमारा देश जो हम लोग देखते हैं कि कईयों देश देखे हमने, श्रीलंका भी देखा, बांग्लादेश भी देखा, नेपाल भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर देश में आप देखते हैं अशांति है। वहां हमने देखा है हिंसा के तौर पर वहां पे सत्ता पड़ जाती है, लेकिन हमारे देश में आज तक कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसके कारण थे हमारे पास गांधी जी की जो अहिंसा और जो सत्याग्रह की भावना थी, उनका जो अदम्य परिश्रम, वही भारत के हमारे पास स्वतंत्रता का क्या बना, आधार बना था। अगला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें तो जिनके जीवन कठोर जो परिस्थिति थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं परिस्थिति बहुत खराब था, लेकिन उन्होंने निरंतर परिश्रम से क्या किया, वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने थे वो। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हो गया। अब इससे जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है बताया हुआ है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि परिश्रम से कठिनाई आसान हो सकती है। सफलता भाग्य का नहीं बल्कि क्या होता है, कर्म का परिणाम होता है। आप जैसे कर्म करोगे, आलसी व्यक्ति कभी भी सम्मान और उपलब्धि नहीं पा सकता। अब इसका कुछ उपसंहार भी है। कहा जा सकता है
कि परिश्रम के बिना सफलता केवल आप कह सकते हैं कल्पना मात्र है। परिश्रम ही वो सोने की कुंजी है जो सफलता के द्वार को खोल देती है। आलस्य और भाग पर भरोसा करने वाला हमेशा सफल रहता है, जबकि कठोर परिश्रम करने वाला ही क्या है, जीवन के शिखर पर पहुंचते, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है समास की परिभाषा बताने बोला, और समास के जो विभिन्न प्रकार होते हैं। हमने आपसे ही बच्चों को समास पढ़ाया हुआ था, समास में द्विगु समास सभी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 6 के 6 जो भेद होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले समास के बारे में क्या है, तो समास क्या होता है, शब्दों को क्या करना, शॉर्ट में लिखना, यानी लघु मतलब बेसिकली संक्षिप्त रूप में लिखना, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें बात करें तो अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब हमारे पे नया संक्षिप्त और सारगर्भित पद बनाते हैं वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है हमारे पास। जैसे राजा का पुत्र हो गया राजपुत्र, गंगा का जल गंगा जल, राम का वनवास राम वनवास हो गया हमारे पास। पाणिनि जी ने तो कहा ही है कि सुपा सुपर समास है, अर्थात जब शुभ विभक्ति का लोप हो जाता है तो जो संयोग होता है उसे समास है हमारे पास। अब इस समास के देखिए मोस्टली 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारे पास अव्ययभाव समास, जब समस्त पद का प्रयोग अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में होता है, आपको उम्मीद करता हूँ क्रिया विशेषण मालूम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन होगी, सॉरी दिन प्रतिदिन हर दिन हो गया हमारे पास, उपयुक्त, ऊपर का हवा, ये सभी के सभी क्या हमारे पास अव्ययभाव समास है। तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है दोनों का बेसिकली इसमें कारक का इस्तेमाल होता है, कर्ता ने करण को, ये था ना, सब कारक का इस्तेमाल होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल हो गया हमारे पास, जैसे षष्ठी तत्पुरुष हो गया, आपने पढ़ा होगा कर्ता है कर्म को करण से, ये सब के सब क्या है हमारे पास। जैसे यहाँ पर हमारे पास षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया, ये सभी सब उदाहरण है हमारे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, देवदत्त, देव को दिया गया हमारे पास, ये चतुर्थ तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व समास में हमारे पास क्या रहता है, आप ये जो साइन देखते हो ना, इस साइन का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बस इससे पहचान लीजिए, आप कुछ नहीं करना है। जिसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और इसे द्वंद्व समास का नाम, जैसे माता पिता दोनों का महत्व समान है, राम लक्ष्मण हमारे पास हो गए, दिन रात हो गया, सुख दुख, गर्म ठंडा हो गया हमारे पास, ये सब उदाहरण हो गया। द्विगु समास में हमारे पास क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण बेसिकली संख्यावाचक शब्द, सॉरी संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, 3 लोक, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, सप्तऋषि, 7 ऋषि। कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर विशेषण और विशेष्य का संबंध बनाते हैं। जैसे जो आपको मालूम विशेषण क्या होता है, जो चीज संज्ञा, जो शब्द संज्ञा समय विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। तो जिसमें दोनों पद मिलकर विशेषण और विशेष का संबंध बनाते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला कमल हो गया, चंद्र, चंद्र जैसा मुख हो गया हमारे पास, राजमहल, राजा का महल, अर्थात बहुव्रीहि कह सकते हैं। बहुव्रीहि समास हमारे पास क्या है, जब हम लोग किसी जो भी वर्ड दिया हुआ उसको उससे मतलब नहीं करके दूसरा कोई नियम नहीं, जैसे नीलकंठ, आपके दिमाग में आएगा नीला है कंठ जिसका, ये मतलब हो सकता है, लेकिन किसकी बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है। दशान 10 मुख वाला, लेकिन किसको कहा जाता है, रावण को, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो समास हिंदी भाषा को क्या करता है, संक्षिप्त तो बनाता है, सुंदर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, या न केवल भाषा को सरल और सुबोध कराता है बल्कि साहित्यिक सौंदर्य भी बढ़ाता है, जिससे अविभाव, ये सब के सब उदाहरण है हमारे पास जो बता दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास है जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि आप सभी बच्चों को हमने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, बस ये आपका जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जो 5 ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, आपके सिलेबस में यहाँ पर क्या है, समास है, लिंग निर्णय है, बेसिकली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये सब के सब कुछ टॉपिक आ सकता है, ठीक है। उसी में से हमने आपके यहाँ कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, राजपथ जो है वो किस प्रकार का समास है, आप खुद बताओ। हमने आपको सभी से पढ़ा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, सब कुछ पढ़ा है। राजपथ क्या होगा हमारे पास, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, या वो अभी बोलिए भैया यहाँ तो आंसर दिया हो तत्पुरुष, हम समझ सकते हैं, लेकिन पेपर में कैसे समझे हम लोग। देखिए अभी हमने जब आपको तत्पुरुष समास पढ़ा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 मिनट हो जाइए बस, ठीक है। जैसे देखिए क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, आप पढ़ो क्या है, कारक का संबंध है, आप खुद पढ़ो। ये जो यहाँ उदाहरण लिखा हुआ हमारे पास, राजपथ लिखा हुआ है, यानी क्या है, राजा का पथ या राज का पथ, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, का लगा, का क्या है हमारे पास, कारक है, तो खुद बताओ कारक है तो क्या लग जाएगा, तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा। आप खुद बताओ, शेर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द, आपने नहीं पढ़ा, नृप मतलब राजा होता है, मृग मतलब हिरन होता है, सिंह मतलब तो शेरी होता है, गजा मतलब हाथी होता है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भैया, सिंह होगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, आधार का विलोम शब्द क्या होता है, सहयोग,
सहारा, निराधार या फिर सम्मान। तो आधार का उल्टा क्या होगा, निराधार होगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। लड़की का लिंग निर्णय क्या है बताइए, लड़की कौन सी कह सकते हैं लिंग में आती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग इसका जवाब बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो कभी ना मरता, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए शब्द है सिलेबस में ना, तो जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। अमर कहते हैं, हाँ। मृत्युंजय कहते हैं, हाँ। चिरंजीवी भी कहते हैं। तीनों के तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या, आप खुद बताओ। नाक कटना मतलब क्या होना भैया, शर्मिंदी, बेसिकली क्या होना, शर्मिंदा होना, सम्मान प्राप्त करना, घायल होना है, बहस करना, भैया क्या होगा हमारे पास, शर्मिंदा होना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। अगला तो बहुत फेमस है, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। आप बताओ इसका मतलब, आपने सुना ही होगा कि घर वाला ये आदमी क्या करता है आपकी जिंदगी में, डब्ल्यू लगाता अच्छे से। ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, समास है, तत्पुरुष है, आप खुद बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या है हमारे पास है, ये एक मुहावरे लोकोक्ति क्या है, एक लोकोक्ति है हमारे पास, जो फेमस कोट्स होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं, गाँव के आदमी लोग जो बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, वो सब क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे लोकोक्ति है। अगला है हमारे पास, किसी कथन को विस्तृत रूप में क्या करना, लिखने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, संक्षेपण, पल्लवन, पर्यायवाची, या फिर ऑप्शन नंबर जो 4 है समास। आप खुद बताओ भैया, संक्षेपण तो शॉर्ट लिखना, पल्लवन में क्या करते, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उसे बड़ा करके हम लोग बताते हैं, ये क्या कहलाता, पल्लवन कहलाता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी बड़े विषय को छोटे रूप में, आप खुद बताओ, कोई बड़ा चीज है उसे छोटे रूप में लिखना है तो क्या कहलाएगा, संक्षेपण कहलाएगा, इसको तो पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं था आपको। अगला है भाग 2 से संबंधित सवाल है, संप्रेषण से, कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संप्रेषण मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन मतलब ही होता है कि ज्ञान का या फिर विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना। आप खुद बताओ, ज्ञान देना नहीं, विचार का आदान प्रदान, हाँ। सूचना लिखना नहीं होता, विचारों का आदान प्रदान क्या होगा, मतलब आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान मिला, ये सभी चीजों क्या होता है हमारे पास, संप्रेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रेषक, संदेश, माध्यम या फीडबैक। आप खुद बताओ, आपको लग रहा है भैया जो बोलने वाला होता है प्रेषक होता है वही समझ, नहीं। देखिए कोई भी चीज है अगर उसमें फीडबैक नहीं है, जैसे मैं आपसे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको जो भी लगता है, जैसे ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं तो जैसा लगता है कि हाँ भैया आप अच्छे पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे, बहुत खराब पढ़ा, जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, इसको बताएं, जिससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले और भी बच्चे हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि भैया अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो आप बेशक बताइए, अगर अच्छा लगता है वो भी बता सकते हैं, फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक तो दीजिए कि हाँ आपको लगता है कि हाँ भैया आपने, जैसे मैं आपसे बच्चों हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो आप हमें क्या करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भैया आपने जो जो पढ़ाया था वो सारा सवाल पेपर में है। और हर साल बच्चे हमें मैसेज भी करते हैं कि भैया आपने जो जो सवाल बता दिया वो पेपर एग्जैक्ट एक्यूरेट आया, और हमारा 50 में 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फीडबैक रहता है हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, जब संप्रेषण में केवल सूचना दी जाती है और प्रतिक्रिया नहीं ली जाती, मतलब आप केवल सूचना दोगे और उसका कोई रिएक्शन नहीं दोगे, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है एक द्विपक्षीय, एक पक्षीय, औपचारिक या अनौपचारिक। तो आप खुद बताओ, क्या ये एक पक्षीय नहीं हो गया, मतलब सिर्फ सामने वाला बोल रहा है, अगर आप लोग अपने विचार नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। यानी सामने वाला कुछ भी बोलता चला, आप सुनते चले जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक पक्षीय संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है। संप्रेषण किस चीज पर निर्भर करता है, क्या संदेश की लंबाई पर, प्राप्तकर्ता की समझ पर, माध्यम की लागत पर, या श्रोता की संख्या पर। संप्रेषण तभी सफल माना जाएगा जब इससे लोगों पर जो संदेश पहुंच रहा है, लोग उससे क्या समझ रहे हैं, अगर वो सही समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो ये क्या कहलाएगा, प्राप्तकर्ता की समझ पर काम करता है। अब इसका तार्किक अर्थ में समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ ये सही बता रहे हैं तो ही ना आप लोग पढ़िएगा, वरना क्यों पढ़ने जाओ। यानी मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो बच्चे समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है, प्राप्तकर्ता की समझ, यानी आपके ऊपर समझ पर निर्भर करता है कि हाँ ये सही बताया तभी कर रहे हैं। तो संप्रेषण की सफलता कब होता है, जब ये प्राप्तकर्ता की समझ पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर में, कि मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब के सब किस प्रकार का माध्यम है, पारंपरिक माध्यम है, आधुनिक तकनीकी माध्यम है, व्यक्तिगत है, या औपचारिक माध्यम। आप खुद बताओ ये क्या है भैया, आजकल का टेक्नोलॉजिकल है हमारे पास, ठीक है, मॉडर्न डे का टेक्नोलॉजी हमारे पास। संप्रेषण और नॉइज का क्या अर्थ होता है, नॉइज मतलब होता है शोरगुल, बाधा, यानी वो चीज जो बेसिकली रुकावट होगा आपके संप्रेषण में। तो शोर से भी रुकावट है, बाधा से रुकावट, भ्रम से भी रुकावट है, तीनों ही चीज रोकने काम करते हैं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कि संप्रेषण का प्रकार जिसमें संगठन के उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचना दी जाती है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? क्षैतिज हो गया, मतलब बोल ही दिया गया ऊंचा उच्च स्तर से निम्न स्तर, ऊपर से नीचे, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, अधोमुखी या फिर विकर्ण संप्रेषण। तो ये क्या कहलाता है? देखिएगा, अधोमुखी संप्रेषण नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कर्मचारी अपने सुझाव, शिकायत या विचार ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ये क्या कहलाएगा? मतलब आपने कोई जानकारी, अपने सुझाव या शिकायत ऊपर के तक पहुंचे, ये क्या कहलाता है? इस प्रकार संप्रेषण देखिएगा, ये का उदाहरण देख के वर्णन सहित उदाहरण भी, मतलब वर्णन तो करना ही, साथ ही उदाहरण सहित यहाँ पर व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं समास होता क्या है। ठीक है, जैसा कि समास की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो हमारी भारतीय भाषाएं जितनी भी है, जिसमें विशेषकर अगर संस्कृत और हिंदी में समास का अत्यधिक महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो संस्कृत और हिंदी में हमारे पास है। समास शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ, मतलब अर्थ निकालने जाते हैं शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब होता है संक्षेपण या फिर छोटा करना, जिसे कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द से जो मूल शब्दों की जो विभक्ति चिन्ह जो लुप्त हो जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? हमारे पास समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पाणिनि जी ने एक समास की परिभाषा दी थी, सुपा सुपर समास, अर्थात जब सुप यानी विभक्ति प्रत्यय का लोप होकर दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे, एक नए शब्द का निर्माण करेगा या नए पद का निर्माण करेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास समास कहलाता है। ठीक है, अगर हम सरल शब्दों में कहने की अगर बात करें तो समास क्या एक व्याकरणिक प्रक्रिया होता है, मतलब एक पूरा ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा मान ली लंबे कोई वाक्यांश है, आप उसे क्या कर सकते हैं? संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप में क्या कर सकते हैं? उसे लिखा जा सकता है। ये क्या कहलाता है? हमारे पास समास। तो समास के हमने आपको कई परिभाषा दे दिया, आपको जो सही लगे अपने हिसाब से, जो पसंद है उसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें उदाहरण के साथ। जैसे आपको मालूम होगा कि गंगा के किनारे का जो जल होता है उसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? गंगा जल। जैसे राजा का पुत्र होता है राजपूत, सात ऋषि को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। ये कुछ हम लोग उदाहरण दे दिए कि समास ये है हमारे पास। तो समास क्या करता है? भाषा को संक्षिप्त बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, काव्यात्मक बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये समास के कुछ कार्य भी है जो आपको याद रखने हैं। अब इसी समास में अगर बात करें द्विगु समास के बारे में, तो जिस समास में संख्या सूचक शब्द, जिसमें बेसिकली अगर हम लोग संख्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है द्विगु समास कहते हैं। और उसके बाद का जो पद होता है, जो दूसरा शब्द होता है, वो दूसरा शब्द मिलकर विशेषण अथवा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी पहला जो पद रहेगा हमारे पास है संख्या सूचक शब्द रहेगा या गणना बताने वाला शब्द रहेगा, और उसके बाद वाला जो दूसरा शब्द रहेगा वो बेसिकली हमारे पास विशेषण अथवा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहा जाता है। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्या या परिमाण सूचक होता है। द्वितीय पद क्या होता है? मोस्टली संज्ञा या फिर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण ये सभी चीजें आती होंगी। नहीं आता तो आप कह सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सारे वीडियोस पड़े हुए, वहां पर आप देखिए तो हमने सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें द्विगु समास की, तो यह समास बेसिकली क्या है? विशेषणवाची होता है, क्योंकि इसमें संख्या और उसके बाद के शब्दों से मिल से जो नया पद बनता है, एक संक्षिप्त रूप में उस वस्तु या व्यक्ति को क्या करता है? बोध कराता है हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं त्रिलोक की बात करें तो तीन लोकों वाली, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला। द्वारका मतलब होता है अनेक द्वार वालों नगरी। सप्त ऋषि सात ऋषियों, मतलब देखिए यहाँ शब्द के सब में क्या है? सब पहले बात हमारे पास क्या संख्यावाचक शब्द है, बाकी में हमारे पास क्या संज्ञा है या फिर विशेषण है हमारे पास। द्विपद दो पांव वाला हमारे पास, जिसे मनुष्य कहते हैं। तो आप खुद देखिए ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे पास द्विगु समास कहलाएंगे। अगर हम बात करें स्पष्टीकरण, अगर हम लोग बताना चाहे, यदि हम तीन लोग कहते हैं तो वाक्य लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे त्रिलोकी कह देते हैं शॉर्ट छोटा हो जाता है। चार भुजा वाला बोलिएगा, उससे अच्छा शॉर्ट में चतुर्भुज बोल दीजिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? शब्दों को छोटा करके लिखना है, क्या समास कहलाता है, और यही द्विगु समास की विशेषता होती है। अगला हमारे पास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर हम लोग परिभाषा से बात करते चलते हैं कि परिभाषा के रूप में जाए, तो जिस समास में बने हुए पद का अर्थ उसके किसी भी अंग से प्रत्यक्ष रूप ना निकल के बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या गुण के संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, उससे अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जिस समास में बोला गया, मान लीजिए कोई शब्द, उस पद का अर्थ या फिर उसके जो भी अंग से कोई हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति या उसके गुण की हमें विशेषता मिलती है, जानकारी मिलती है,
वो क्या कहलाता है, बहुब्री समास। जैसे उदाहरण देता हूँ, नीलकंठ, आपको खुद दिमाग में आ जाए नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, नीला गला। नीला गला नहीं है, बल्कि किसका बारे में बात किया जाए, भगवान विष्णु का नाम होता है बेसिकली। तो आपके मन में नीलकंठ मतलब नीला गला, नीला गला नहीं, ये भगवान विष्णु के संकेत को सिर्फ बात करिएगा, भगवान शिव की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, बता रहा है। इसमें देखिए इसका प्रत्यक्ष अर्थ नहीं निकलता, बल्कि परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यह प्राय क्या होता है, विशेषणवाची होता है, जबकि आगे चल के ये संज्ञा का भी रूप ले सकता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास जो होता है हमारे पास साहित्य और काव्य में क्या होता है, इसका सबसे अधिक उपयोग होता है हमारे पास। इसमें उपमेय उपमान का बोध कराने वालों की शक्ति यहाँ पर देखने मिलती है। अब उदाहरण में बात करें तो नीलकंठ, नीला गले वाले, ठीक है, भगवान शिव जी। दशानन, 10 मुख वाला रावण हो गया। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला श्री कृष्ण जी हो गया हमारे पास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला हो गया भगवान विष्णु। धवलगिरी, श्वेत पर्वत हिमालय हो गया हमारे। मेघननी, हिरणों जैसी आंखों वाली नारी हो गया हमारे पास। तो ये सब इसके उदाहरण रहे हमारे पास। अगर हम स्पष्टीकरण में बात करें तो उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि नीलकंठ जो है बेसिकली केवल गले का रंग नहीं बताता, बल्कि उसे क्या, भगवान शिव जी का भी बोध होता है हमारा। इसी प्रकार दशानन सिर्फ 10 मुख नहीं, बल्कि किसका बोध करा रहा है, रावण। यानी एक्स्ट्रा जो चीज बताता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है बहुब्रीहि समास होता है, देखिएगा। ठीक है, अगर इसी समास का महत्व की अगर बात करें तो समास के देखिए कुछ महत्व भी आपको याद रखने जो पेपर पूछे जा सकते हैं। पहला, इससे क्या होता है, भाषा की संक्षिप्तता होती है। आप समास से क्या कर सकते हैं, लंबे वाक्यों को क्या कर सकते हैं, छोटे हो सकते हैं हमारे पास। सौंदर्य वर्धन करता है, यानी काव्य और साहित्य में क्या होता है, इसमें अलंकारित जो प्रभाव उत्पन्न होता है। शुभ होता है, विचारों को इसमें सरल और स्पष्ट रूप से क्या व्यक्त किया जाता है। साहित्यिक प्रयोग की बात करें तो कवि, लेखक एवं वक्ता जो है समास का प्रयोग कर भाषा को क्या करता है, प्रभावशाली बनाने में कार्य करता है। तो ये थे समास के जो महत्व जो हमने आपको यहाँ पर बता दिए, और ये सवाल परीक्षा में आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिए ये सवाल। अगला सवाल हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें एक आपको कह सकते हैं कथन दिया हुआ है। अब इस कथन का पल्लवन करना है। अब उम्मीद करता हूं कि आप सही बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के आए होंगे, जिसमें हमने आपको पल्लवन पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर एक कथन है, इसका पल्लवन कैसे कर सकते हैं ये बताते हैं। जैसे क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इस कथन को आपको पल्लवित करना है। ठीक है, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मानव जीवन में जो परिश्रम और जो अभ्यास है उसका कोई विकल्प नहीं होता है। कोई भी कार्य चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, यदि अगर मनुष्य इस बात को ठान ले, या यदि मनुष्य क्या करे, धैर्यपूर्वक और निरंतर उस चीज का अभ्यास करता है, तो असंभव कार्य भी क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। इसी सत्य को संत जो कबीरदास जी ने, उन्होंने अपने दोह के बड़ी सरल शब्दों में कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात पे, ठीक है, जात पे सिल पर पड़त निशान। यह दोहा हमें सिखाता है कि अभ्यास और निरंतरता जो जीवन में हो तो सफलता की ये क्या होती, कुंजी होती है, यानी चाबी होती है हमारे पास। अब इस कथन का अगर हम आशय के बारे में बात करें तो कबीरदास जी का आशय यह है कि बार बार अगर किसी भी चीज पर अगर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से मूर्ख और जड़ व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति भी होता है ना, वो भी विद्वान, ज्ञानी और कुशल बन सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी को आप बार बार आना जाना करते हैं तो कठोर पत्थर भी रहता है, उस पर निशान बन सकता है। उसी प्रकार अभ्यास से जो असंभव लगने वाली सभी चीजें, उस कार्य को भी आप सहज रूप से क्या कर सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं। ये कबीरदास जी का कहने का आशय था। अब देखिए इस अभ्यास का महत्व क्या क्या हो सकता है, अगर इस स्टेटमेंट का क्या क्या हमारे जीवन में महत्व, इसके बारे में बात करें तो कठिन से कठिन जो कार्य है वो क्या हो सकता है, हमारे पास सरल हो सकता है। जब कोई आप मान लीजिए नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो कठिन प्रतीत होता है, परंतु अगर आप निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे वही कार्य क्या होगा, सहज और सरल लगने लगे। जैसे मैं आपसे बच्चों को अपने हिसाब से उदाहरण देता हूँ। आपसे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से कोई भी गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ऑन ग्राउंड आपसे बच्चे 100% छात्र छात्रा यही करते होंगे, आपसे बच्चे भी। तो आप क्या करते हैं, बिना बेसिकली सिलेबस देखे, बिना कोई चीज देखे आपको लगता है कि हाँ उस गेस्ट पेपर को अगर आपने पढ़ लिया तो आप पास हो जाइएगा, लेकिन ये गलत है। ये पूरी ये जो थ्योरी रहता है ये आपका गलत है। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है कि जो भी 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया जो भी गेस्ट पेपर लेता हूँ भाई, उसमें इतना चीजें नहीं रहता कि आपके एग्जामिनेशन 50 नंबर को दिलवा सके। अगर 50 नंबर आ ही जाता तो आप सही बच्चों को मुझसे पढ़ने की आवश्यकता फिर क्यों पड़ती है, आप खुद ही सोचो ना। वो तो हर साल आता है, कितने सारे गेस्ट पेपर सब कुछ आता है, तो फिर आपको पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ता है। इसीलिए आप सही बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर आप सही बच्चे अभी धीरे धीरे करके, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना। मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, मैं भी आपसे बच्चों को पढ़ाने से पहले ये सारी के सारी चीज मैं खुद आपके लिए रिवाइज नहीं कराता, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख
जाऊं कि हाँ कैसे समझाना आप सभी बच्चों को। तो अगर आप भी खुद ब खुद क्या करते हैं, बस समझते चले जाते हैं ना, तो आप पेपर में खुद से खुद लिख के आइए, ये बात याद रखिए। यानी अगर आप कोई भी नया चीज शुरू कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए चीज यहाँ शुरू करें, तो अपने में देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होने निकलेगा। यही चीज यहाँ बताना चाह रहा है कि कठिन से कठिन कार्य भी आप क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अगला हमारे पास है धैर्य और निरंतरता का परिचय। अभ्यास का फल तभी मिलता है जब मनुष्य क्या रहता है, मनुष्य के जीवन धैर्य रहेगा और निरंतरता बनाए रखेगा। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने सफलता है, लेकिन जैसे किसान को फसल उगाने के लिए महीने तक खेत की देखभाल करनी पड़ती है और उसके बाद जब फसल निकलता है तो आपको मालूम है। ठीक है, अगला है आत्मविश्वास की, इससे क्या होती है, वृद्धि होती है हमारे पास। अभ्यास से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही व्यक्ति अधिक निपुण होगा और यही आत्मविश्वास उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी क्या करेगा, सफल बनाता है। अगर हम बात करें उसके व्यक्तित्व के विकास में, तो अभ्यास न केवल किसी विशेष कार्य में दक्षता प्रदान करता है, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति जो कह सकते हैं व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और मेहनती और जो अभ्यासशील व्यक्ति होते हैं समाज में, ये क्या होते हैं, हमेशा सम्मान पाते, याद रखिएगा। अब इसके देखिए कुछ इतिहास और प्रेरणादायी उदाहरण के बाद बात करें, जिसमें आप एडिसन का नाम जानते होंगे। बल्ब का आविष्कार सबसे पहले करने वाले वो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने 1000 बार प्रयोग किया, लेकिन अगर वो उस पर छोड़ देते हैं कि 1000 बार हो गया अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो जितना बार करते गए उसने कुछ न कुछ सीखा और यही असफलताओं से वो निराश ना हुए, उन्होंने अपना क्या रखा, अभ्यास जारी रखा और लास्ट में उन्हें सफलता मिली। तानसेन की बात करें, संगीत के महान ज्ञाता जिन्हें आप जानते हैं, अनेक वर्षों तो उन्होंने साधना और अभ्यास किया, तब जाके वो इतने बड़े कह सकते हैं यहाँ पर संगीतकार बने थे। खिलाड़ी चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, खिलाड़ी रोज क्या करता है, अभ्यास करता है, तभी वो अंतरराष्ट्रीय देश का हमारे नाम रोशन करते हैं। अगर हम बात करें आपके विद्यार्थी जीवन में, जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करते हैं वही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और आप सही बच्चों में से जो बच्चे हमारे बातों को फॉलो करते हैं, लगता है कि हाँ भाई ये सही बताते हैं, तो ही फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ही वो सभी बच्चों का आज तक किसी पेपर में बैक नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे जग जाएंगे, फिर पढ़ के सो जाएंगे, बस इसलिए उनका कह सकते हैं किसी न किसी सेमेस्टर बैक लग भी जाता है इसी कारण से। अगला, ये व्यवहारिक जीवन में हमें शिक्षा प्रदान करता है। जैसे इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, छोटे छोटे निरंतर प्रयास बड़े परिणाम लेकर आते हैं। अभ्यास वो साधन है जिससे अज्ञान से ज्ञान, कमजोरी से शक्ति और असफलता से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। अगर इसके उपसंहार की बात करें तो संत कबीरदास जी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन में सफलता का कोई, याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से आप शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर आपको मार्केट पर रहना है या फिर कह सकते हैं लाइफ में कुछ पाना है, तो भैया आपको उस प्रकार का मेहनत भी करना हो। यही बता रहा है कि यहीं पर ये उपसंहार के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन है, संप्रेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके जो शैलीगत नियम है उसको विस्तार से आपको बताने बोला गया। तो हमने आपको संप्रेषण पढ़ाया हुआ है कि संप्रेषण मतलब होता है हमारे पास अपने विचारों को या संदेश को, भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना। ये क्या कहलाता है हमारे पास, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा से ग्रहण किया जाता है, ये क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। यानी दो पक्षों के बीच का सूचना, विचार, भावनाएं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये संप्रेषण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब इसी संप्रेषण के कुछ शैलीगत नियम है, जिनमें पहला है हमारे पास स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी होना चाहिए, याद रखिएगा इसमें। तो संदेश स्पष्ट और सीधा होने चाहिए। इसमें आप जो भी बता रहे हो वो स्पष्ट और सीधा होगा, तभी लोग समझ पाएंगे। जटिल या उलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जो पढ़ने वाले श्रोता या पाठक जन है उनका ध्यान भटक सकता है। जैसे मुझे कल रिपोर्ट देनी, कहना अधिक स्पष्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं रिपोर्ट समय से पहले तैयार की ले जाएगी, बंदोबस्त में बताया गया है। संक्षिप्तता यानी अधिक, अगर आप लोग क्या करें, लंबे शब्दों का जो संप्रेषण होता है वो बोझिल बना देता है, इसलिए जितना हो सके छोटा लेकिन सारगर्भित होना चाहिए हमारे पास। इसमें शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। शब्द, तथ्य और आंकड़े जो भी रहते हैं उसकी शुद्धता संप्रेषण की विश्वसनीयता को बनाए रखती है, जिससे गलत आंकड़े अगर आप अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो श्रोता का ये विश्वास हमेशा तोड़ देती है, याद रखिएगा। शिष्टता, ठीक है, अगर संप्रेषण में विनम्रता और शिष्टाचार होना आवश्यक है। कठोर शब्द, अपमानजनक शब्द या फिर कोई भी अशिष्ट भाषा का संप्रेषण में यह हमेशा उसे क्या कर सकता है, असफल बना सकता है। देखिएगा 5वां नंबर पॉइंट है उपयोगिता, ठीक है। संप्रेषण का तरीका परिस्थिति और श्रोता के अनुसार होनी चाहिए। जिससे बच्चे से बात करने भाषा अलग होती है, विद्वानों से करने का संवाद, ये सभी चीजें अलग होता है। 6वां नंबर पॉइंट है तार्किकता होनी चाहिए। संदेश तार्किक और क्रमबद्ध होना चाहिए। असंगठित विचार या जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे क्या होगा, संप्रेषण को ये कमजोर बना देता है।
प्रेरकता, अगर मोटिवेशन के बारे में बात करें तो संप्रेषण केवल जानकारी ही नहीं देता बल्कि सामने वाले को वो प्रेरित और प्रभावित करता भी है। प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति के भीतर एक उत्साह और ऊर्जा यहाँ पर जगाता है। फिर अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति से बचाव। संप्रेषण में बार बार एक ही बात को दोहराने क्या होता है, श्रोता को उबाऊ होने लगता है। इसलिए भाषा में हमेशा विविधता और कुछ न कुछ नया चीज होना चाहिए। भावनात्मक संतुलन होना चाहिए। संप्रेषण में भावनाएं अवश्य हो लेकिन अतिरिक्त ना हो। अगर अधिक होगा, अत्यधिक क्रोध, व्यंग या कटुता का संप्रेषण होगा तो इसे नकारात्मक बना देता है। 10वां नंबर पॉइंट है आधुनिक साधनों का प्रयोग। वर्तमान समय में ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीफोन, वीडियो कॉल जैसे तकनीकी साधनों के माध्यम से संप्रेषण होता है। इनका उपयोग करते समय हमें संक्षिप्तता, स्पष्टता और कह सकते हैं शिष्टता का पालन करना आवश्यक है। तो संप्रेषण मानव जीवन का एक हमारे का अभिन्न अंग है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि समाज में परस्पर सहयोग और समझ बढ़ाने का एक साधन होता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश जो होना चाहिए स्पष्ट, संक्षिप्त, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये हमने आपको बता दिए, वही यहाँ पर लिख के दिए आपसे बच्चों को। तो ये स्त्रीलिंग का परिभाषा देख के जो लिंग निर्णय है उसको लिंग निर्णय के आधार को बताइए कि हम जो लिंग निर्णय करते हैं किसी भी चीज का वो किस आधार पर करते हैं। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखकर यहाँ पर शब्दों को हेरफेर मत करिएगा। शब्द की यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड ही आपको जवाब देना पड़ेगा, देखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लिंग के बारे में, तो लिंग मतलब होता है संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इस संस्कृत का मायने निकलता है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि शब्द के जिस रूप से हम लोग उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब हिंदी में आप लोग जानते होंगे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, जिसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पुरुष जाति में क्या क्या उदाहरण आते हैं, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा इत्यादि। वहाँ बहुत सारे शब्द पुल्लिंग है हमारे पास। स्त्रीलिंग में क्या होगा, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, सैरनी, घोड़ी, खिड़की, फिर माता, बहन, ये सभी क्या है हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञाओं के लिंग को बेसिकली निर्धारण करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पुल्लिंग की, वह शब्द जिससे हमें पुरुष जाति या पुरुष से संबंधित पुरुष जाति के रूप में पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी है, लड़का है, पिता है, राजा है, घर है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। अगर हम लोग बात करें स्त्रीलिंग की, तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें लड़की, महिला, माता, ठीक है, ये सभी चीजें इंक्लूड होती है। अब लिंग निर्णय के देखिए कुछ आधार होते हैं, जिनमें सबसे पहला आधार है प्राकृतिक लिंग, जिसे हम लोग नेचुरल जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अगर किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का प्राकृतिक लिंग स्पष्ट होता है तो उसे के आधार पर हम लोग लिंग निर्णय जो है उसका कर सकते हैं। जैसे आदमी जो है हमारे पास है, इसे हम प्राकृतिक रूप से पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास क्या है, ये मेल कैटेगरी में आएंगे तो इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। महिला, इनसे पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग कैटेगरी में। अगला, कोई चीज के लास्ट के जो लेटर होता है, जैसे हम लोग उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने नाम सुना हो, सफिक्स लास्ट वाला, प्रीफिक्स पहला वाला। तो जो शब्दों का लास्ट वाला वर्ड होता है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज हमारे पास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कई बार शब्दों के अंत में जो प्रत्यय आता है, प्रत्यय पता है जो लास्ट में आता है हमारे पास, वही लिंग निर्धारण में क्या करता है, इसे मदद करता है। जैसे अगर हम बात करें, आ प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान देता है और आ के बिना जो शब्द होते हैं उनमें पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप देखोगे लड़की, ठीक है, यहाँ पर की को उच्चारण आ गया हमारे पास, कंबल हो गया, ये सब के सब हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग बता रहे हैं। वहीं पर अगर देखोगे आ का मात्रा के बिना जो शब्द होते हैं उनमें लड़का है, हमारे पास आदमी है, ये सब के सब क्या है हमारे पास, पुल्लिंग है। वहीं सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाए हमारे पास, तो कुछ शब्दों का जो लिंग होता है हमारे पास वो सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे भारत पुल्लिंग शब्द है हमारे पास, वहीं भारतीय क्या हो जाएगा हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अर्थ के मायने की बात करें तो कुछ शब्दों का लिंग उनके अर्थ के आधार पर तय किया जाता है। जैसे कलाकार हो गया, तो कलाकार एक पुल्लिंग शब्द होता है, वहीं पर कला जो है, कला अर्थ होता है हमारे पास स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरह लिंग का जो निर्धारण होता है इन विभिन्न तत्वों के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तत्वों को वर्गीकरण इस आधार पर हम लोग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों के लिए कि भाषा संप्रेषण क्या है और इसके महत्व के बारे में बताइए, ठीक है। भाषा संप्रेषण मतलब होता है, हमने आपको संप्रेषण पढ़ाया हुआ था, ये भाषा संप्रेषण है, मतलब थोड़ा सा ही नाम चेंज है बस, बाकी लगभग ऑल ओवर वही है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन नाम से जिसे जाना जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जो सूचनाएं और इच्छाओं को क्या करते हैं,
भाषा के जरिए मतलब लैंग्वेज के थ्रू, वहां पर क्या था संक्षेपण में आप संप्रेषण में क्या था, आप अपने विचार भावनाएं सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाषा संप्रेषण कहेंगे। और इसमें भी देखिए क्या है, ये द्विमुखी प्रक्रिया होते हैं, मतलब दो लोगों के बीच का प्रक्रिया होता है हमारे पास, जिसमें एक भेजने वाला जिसे प्रेषक कहा जाता है, जिसे सेंडर भी कहते हैं, और जो संदेश प्राप्त करता है जिसे रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहते हैं। ये दोनों सक्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं, तभी ये काम होता है। देखिएगा अब इसी भाषा संप्रेषण के कुछ प्रमुख तत्व जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है हमारे पास है संदेश, यानी वह जानकारी या विचार जो एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वो सबसे पहला पार्ट है। दूसरा है भाषा। भाषा में क्या होगा, संप्रेषण का जो माध्यम, जैसा कि बोली हो गया, लिखित रूप हो गया या सांकेतिक भाषा हो गया, यह वह सिस्टम है जिसके द्वारा संदेश को हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। संदेशदाता यानी सेंडर, यानी जो व्यक्ति संदेश को भेजता है या उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदेशदाता के नाम से जानते हैं। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है हमारे पास जिसमें प्राप्तकर्ता या रिसीवर, तो वह व्यक्ति या समूह जिसके पास बेसिकली मैसेज पहुंचता है, संदेश पहुंचाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। चैनल मतलब जरिया या मीडियम या माध्यम भी कहा जाता है इसको, कि जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। अब हो सकता है कि आप लिख के किसी को मैसेज पहुंचा सकते हो, बोल के पहुंचा सकते हो, कोई चीज़ को देख के पता चल सकता है हमारे पास। ये सभी के सभी चैनल्स होते हैं या मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू संदेश को पहुंचाया जाता है। अब देखिए आपने जो बेसिकली मैसेज भेजा, ठीक है, संदेशदाता को संदेश को प्राप्त के रूप में जो रूपांतरित करना है। जैसे आपने अपने अगर रीजनिंग चैप्टर पढ़ा हो, मतलब रीजनिंग बेसिकली एक चैप्टर पढ़ा हो, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आपने जो शब्द भेजा वो क्या है, कोड करके भेजा। अब सामने वाला उससे क्या मतलब निकालता है, क्या अर्थ निकालता है, वो डिकोडिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी है यहाँ पर हमारा प्रतिक्रिया। देखिए आजकल फीडबैक का जमाना है, अगर आप सही बच्चे भी जानते होंगे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते होंगे, अगर आपको खराब लगता है उसके बारे में तो आप फीडबैक देते हैं कि भैया ये खराब है। अच्छा भी रहता तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर लगता है खराब, वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपको लगता है कि आपको हाँ गलत बता रहे भैया, कुछ गलत है हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिसलाइक का ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं बेसिकली फीडबैक के थ्रू क्या लोगों के पास जो सही संदेश जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चीज हम लोग पता करते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास है विकृति, यानी जिसे नॉइज कहा जाता है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई संदेश पहुंचाना है, अब बीच में जो रुकावट आती है, अब रुकावट कई तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसी सिर्फ कह सकते हैं भौतिक की रुकावट हो, कई तरीके से रुकावट आ सकती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब इस भाषा संप्रेषण की महत्वता क्या है हमारे पास, क्या महत्व है इसका। सबसे पहले तो ये समझ और सहमति को क्या करता है, बढ़ाता है। संप्रेषण से लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। संप्रेषण के माध्यम से लोग एक दूसरे को समझेंगे, और जो हमारी विचार है, हमारी जो भावनाएं और जानकारी को आदान, जैसे अगर हम लोग संप्रेषण करते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं आपसे बच्चों से यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हूँ, तो इंटरनेट के थ्रू मुझे समझ में आता है कि आपसे बच्चों को क्या क्या चीज में दिक्कत आता है, क्या जानना रहता है, ये सभी चीज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ हमारे चैनल के थ्रू, तो पता चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भाषा संप्रेषण में भी अगर हम लोग विचारों का आदान प्रदान होगा, भावनाएं होंगी, जानकारी होंगी, तो हमारे पास क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे अच्छे समझ सकेंगे और दोनों में सहमति बनी हुई रहेगी, हाँ भाई अच्छा काम कर जो भी है। ठीक है। अगला हमारे पास समाज में संबंधों का निर्माण करता है। देखिए यह आपसी रिश्तों को सुदृढ़ करने और सामूहिक कार्यों को अंजाम देने में मदद करता है। देखिए इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास रिश्ते हैं, ठीक है, जैसे आपसे ही बच्चों का और हमारा ये रिश्ता है कि भैया अच्छा हमारे लिए काम करते हैं और आपसे ही बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, ये बहुत एक अच्छा कार्य है। जिससे क्या होता है, हमारे देश को, हमारा देश जो रहेगा वो आगे प्रगतिशील बढ़ेगा, क्योंकि आपसे ही बच्चे अगर पढ़िएगा अच्छे से तो सिंपल सा बात है, हमारा देश भी तरक्की करेगा ना। ठीक है। अगला हमारे पास है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करना। जैसे कि भाषा के माध्यम से समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, और इस प्रकार हमारे पास भाषा संप्रेषण जो है वो एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुबरकारी प्रक्रिया है, जो समाज और व्यक्तियों के बीच क्या करता है, एक प्रभावी संवाद सुनिश्चित। देखिए इस पॉइंट का मैं मतलब समझाता हूँ। हम लोग किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी भाषा बोलते हैं, इससे होता क्या है कि वो चीज़ का अभी भी परंपरा हम लोग बरकरार रखें, उस चीज़ को हम लोग अभी भी वैल्यू दे रहे हैं जो हमारी विरासत से हमें मिली हुई, जो हमारी संस्कृति है बेसिकली। ठीक है। हिंदी देखिए एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग अपने कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज होता है करने पड़ेगा। लेकिन आपके क्षेत्र की जो भी भाषा अगर आप उसको बोलते हैं, अपने रहन सहन में बोलते हैं, इससे क्या होता है, वो भाषा कभी भी खत्म नहीं होगी। उस भाषा का इस्तेमाल कर रहेगा तो लोग भी जानेंगे, उसका महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके कुछ जरूरी कह सकते हैं पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब अगला देखिए, ये सवाल 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा।
कि भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए, यानी भाषा संप्रेषण को आप परिभाषित करिए, उसके विभिन्न प्रकार भी बताइए, और भाषा संप्रेषण को सामने जो चुनौतियां आती है उनके बारे में भी आपको चर्चा करने बोला गया। तो चलिए आइए बताते हैं इस सवाल का जवाब आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा संप्रेषण का अर्थ है आपके विचार, भावनाएं, सूचना और संदेशों को क्या करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की ये प्रक्रिया होती है। यानी भाषा संप्रेषण का अर्थ है कि आपके विचार, भावनाएं, सूचनाएं सभी को एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दूसरे व्यक्ति तक होगा, कई लोगों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसमें भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे जो विचार हैं और जानकारी को स्पष्ट रूप से हम लोग क्या कर, प्रभावी तरीके से समझा। देखिए, अगर हमारे विचार और हमारी जानकारी अगर स्पष्ट नहीं, क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो लोग उसे अच्छे से प्रभावी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यह संप्रेषण जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इशारों के रूप में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जब किसी से हम बात करते हैं, लिखते हैं या किसी भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं, तो भाषा संप्रेषण का उपयोग कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे भाषा संप्रेषण की एक ऐसी विधि या एक ऐसा प्रोसेस जब हम अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जिसमें भाषा का इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास भाषा संप्रेषण कहलाता है। अब इसी भाषा संप्रेषण के देखिए बहुत सारे अलग अलग कह सकते हो रूप होते हैं, जो प्रकार भी कहते हैं आप लोग, जिसमें पहला ही हमारे पास है मौखिक संप्रेषण, जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भैया इसमें क्या नाम है, वर्बल है तो ये मुंह से बोला जाएगा, नहीं भैया, इसमें सब इंक्लूड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह संप्रेषण का सबसे सामान्य में सबसे कॉमन भी है, नॉर्मल और व्यापक, सबसे ज्यादा यूज है। इसमें आपके द्वारा बोले गए शब्द, वाक्य और संवादों का देखिए आदान प्रदान शामिल होता है। मौखिक संप्रेषण दो बात, मतलब बेसिकली दो कैटेगरी रख सकते हैं हम लोग इसको। एक होता है सामान्य बातचीत, जिसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं। जैसे अगर आप और आपके दोस्त लोग मान लीजिए बैठ के बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सामान्य बातचीत, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहेंगे। या फिर दूसरा हमारे पास है दूरसंचार, यहाँ पर इसमें रख सकते हैं आप लोग, यानी फोन पे जैसे बातचीत होता है लोगों से, आमने सामने बातचीत होगा, टेलीफोन पे बातचीत हो सकता है, सार्वजनिक बातचीत हो सकता है हमारे पास, या सार्वजनिक भाषण हो गया, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी चीज शामिल होता है इसमें। अगला हमारे पास है लिखित संप्रेषण, यानी जब कोई चीज आप क्या करिए, लिख के बताइएगा। अब इसमें लिख में शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निबंध आ सकता है, क्या क्या। तो इसका अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कैटेगरी रखना चाहो रख सकते हो। एक होता है आधिकारिक पत्राचार, जिसे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, जिसमें सरकारी पत्र हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, ये सब शामिल होते हैं। व्यक्तिगत में जो आप किसी को पर्सनल पत्र भेजते हो, जिसमें ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, जो निजी पोस्ट आप लोग करते हो फेसबुक पे, ये सारे के सारे क्या व्यक्तिगत प्रचार है। उदाहरण पे इसमें ईमेल आता है, पत्र है, रिपोर्ट है, किताबें हैं, अखबार और पत्रिकाएं, ये सभी चीज में शामिल होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है गैर मौखिक, यानी जिसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग ना वर्बल में आपके पास शब्द लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों चीज शामिल होता है। लेकिन गैर मौखिक संप्रेषण में ये सब चीज शामिल नहीं होता है। इससे हमारे शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव, इशारे, दृष्टि या फिर शरीर की जो स्थिति है, इससे संदेश भेजा जा सकता है। यानी अगर आप किसी भी लोग को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, बेसिकली उसके शरीर की स्थिति देखकर, उसके आंखों का हाव भाव देखकर, उसके चेहरे की मुस्कान या उसके चेहरा पर बनावट देख के आप बता सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें कुछ कैटेगरी बनना चाहे तो बांध सकते हैं, जिसमें है शारीरिक भाषा, यानी जिसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या है, हमारे पास हमारे शरीर के हाव भाव है, हाथों के इशारे हैं, शरीर की स्थिति है, ये शारीरिक भाषा होती है हमारे पास। दूसरा है चेहरे के भाव, जिसे हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्सा है, कोई चिंता है, अलग अलग कंडीशन में देखिए हमारे चेहरे के अलग अलग भाव दिखते हैं। आंखों का संपर्क, अगर कोई आदमी सीधे व्यक्ति से आंखों को देखता है या अन्य तरीके से आंखों को देखता है, आंखों का देखना भी क्या कहलाता है, हमारे पास संवाद का एक जरिया होता है। ठीक है, अब उदाहरण पे देख सकते हैं आप, चेहरे के भाव जैसे मुस्कान है, गुस्सा है, हाथों के इशारे जैसे हाथ में नमस्ते करना या इशारों द्वारा बातचीत करना, शरीर की मुद्रा जैसे सिर झुकाना, किसी से दूर हटना, ये सभी चीजें निशानी होता है। अगला हमारे पास है दृश्य संप्रेषण, जिसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग चित्र का, ग्राफिक्स का, चार्ट्स का और अन्य भी बहुत सारे ऐसे माध्यम जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके हमारे पास, ताकि बहुत सारी चीज देखिए हम लोग क्या होते हैं, बोल के समझा नहीं सकते, लेकिन ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट पेपर के थ्रू समझा सकते हैं, जिसमें चित्र और चित्रकला, पिक्चर एंड आर्टवर्क शामिल होता है। ग्राफिक्स है हमारे पास, मूवी है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स से आजकल चल रहा है हमारे पास। फिर मार्गदर्शन संगीत, जिसमें सड़क पर जो बेसिकली आप साइन देखते हैं, उससे बहुत सारी चीज पता चलता है। पावर पॉइंट के स्लाइड हो गए, फिल्म वीडियो, ये सब शामिल होता है। अगला हमारे पास है सांकेतिक संप्रेषण, यानी जिसे हम लोग सिंबॉलिक
कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग साइंस का सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, निशान का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ का कर सकते हैं, जिससे उससे पता चलता है कि हाँ ये इस बारे में बताया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें धार्मिक जो प्रतीक हो गए, जिनमें क्रॉस हम लोग देखते हैं, चांद तारा हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सभी चीज़ धार्मिक प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अगर देखते हैं तो उससे भी पता चल जाता है। सड़क पर जो संकेत रहते हैं, जैसे स्टॉप या स्लो का बताया रहता है, तो ध्वज हो गया, कंपनी का लोगो हो गया, सुरक्षा हो गया। अगला है संगीत संप्रेषण, यानी जब संगीत का इस्तेमाल होगा हमारे पास, संगीत और धुन, इसमें जैसे गीत है, वाद्य यंत्र होगा, फिर जैसे खुशी और दुख, प्रेम, सभी अलग अलग कंडीशन पर देखिए अलग अलग गाने बजाए जाते हैं, ये भी संगीत संप्रेषण में आता है, ठीक है। अगला है इसमें उदाहरण संगीत हो गया हमारे पास। तो ये पूरा क्या था, संप्रेषण, भाषा संप्रेषण के विभिन्न जो प्रकार थे। अब इसी भाषा संप्रेषण के सामने चुनौतियां क्या है, ये भी सवाल इसमें इंक्लूड है, पहले बता दे रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से लिख दिया यहाँ पर। क्या क्या अलग, मतलब क्या क्या बेसिक दिक्कत आता है ये हमें बताना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दिक्कत होता है कि इसमें भाषा का विभिन्नता है। हम लोग जानते हैं हमारे भारत में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब होता क्या है, कई भाषाओं का मतलब ये जो शब्द का उच्चारण होता है वो कहीं पर कुछ अलग निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है। वही बताया गया कि विभिन्न भाषा और बोलियों के कारण संप्रेषण में क्या होता है, गलतफहमी होती है। कभी कभी विभिन्न जो सांस्कृतिक संदर्भ भी संदेश की समझ रुकावट डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो वहाँ का सांस्कृतिक संदर्भ है, इससे संदेश को पहुंचाने में क्या होता है, रुकावट आता है हमारे पास। और इसी कारण देखिए, अगर आप सही बच्चे मानते हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश वो लैंग्वेज बन जाता है हमारे पास कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सभी सबसे ज्यादा इजीली लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं तो ये दिक्कत आता है हमारे पास। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको अपने संदेश सही से पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न भाषाओं को क्या कर सकते हैं, बेसिकली विभिन्न भाषा और बोलियों से बचने के लिए एक प्रकार का अगर लैंग्वेज यूज रहता है वो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। बाकी हमारे पास है विकृति, यानी नॉइज, जिसमें हम बोलते हैं। अब इसमें मैंने बताया था नॉइज कहीं भी प्रकार हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी प्रकार रुकावट आपके संदेश को पहुंचाने में क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। तो और तीसरा है हमारे पास है संदेश का सही रूप में समझना, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज भेज रहा है, अगर वो सही से नहीं पहुंच पाया, अगर प्राप्तकर्ता के पास मान लीजिए पहुंच गया, रिसीवर के पास वो संदेश पहुंचा और वो कुछ गलत संदेश निकल जाता है, उसको समझ नहीं आता, वो कुछ और समझ लेता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा संप्रेषण है वो संप्रेषण रुकावट आता है। अगला है गैर मौखिक संकेतों की व्याख्या। देखिए शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, ये सभी संप्रेषण का हिस्सा है और इनका सही तरीके से व्याख्या करना हमेशा आसान नहीं होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देता है, कोई गलत एक्सप्रेशन दे देता है, तो इससे कई मायने निकल सकते हैं। इसलिए ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार रुकावट है। तो ये क्या होता है, तो अगर हम बात करें हमारे हिंदी भाषा में वाक्यों को क्या कर सकते हैं हम लोग, संक्षेप में, संक्षेप मतलब होता है शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखिए ताकि वो प्रभावशाली बने या प्रभावी बनने के लिए हम क्या करते हैं, समास का उपयोग करते हैं। यानी समास हमारे पास एक ऐसा कह सकते हैं शब्द या फिर भाषा है हमारे पास, वाक्य है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को, यानी जो वाक्य हमारे पास, वाक्यों का संक्षिप्त रूप में जो लिखें, लेकिन इस प्रकार लिखा जाए ताकि वो जब भी लोग उसे पढ़े या लिखे तो उनके मन में एक प्रभाव बना सके। इस प्रकार के वर्ड को हम लोग समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे समास जो है हमारे पास, ये जो शब्द है संस्कृत के देखिए दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता है सम जिसका मतलब होता है साथ, और एक मतलब आस, आस मतलब होता है बैठना, यानी साथ बैठना। इसका मूल सिद्धांत जो है ये इससे बना हुआ हमारे पास, यानी साथ आना कह सकते हैं या फिर संयोग जिसे कहा जाता है। तो इसका ये अर्थ निकल के आ पाता है हमारे पास। तो अगर हम परिभाषा के रूप में अगर बात करें ना, तो व्याकरण में जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, यानी आपके पास मान लीजिए दो शब्द मिल गए, अपने स्वतंत्र रूप में ना रहकर मिलकर एक क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। मान लीजिए दोनों के दोनों जो शब्द है हमारे पास वो स्वतंत्र रूप में नहीं है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समास कहते हैं। यानी समास हमारे पास बेसिकली क्या है, शब्दों को जोड़ने का एक ऐसा काम करता है जिससे जो शब्द रहता है वो शब्द तो संक्षिप्त रूप में आ ही जाता है, साथ ही साथ उसका कुछ प्रभावशाली अर्थ निकलता है, जिसे हम लोग समास के नाम से जानते हैं। तो ये था सबसे पहले समास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जैसे समाज का और परिभाषा के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बने संक्षिप्त और जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। यानी जब हमारे पास दो या दो से अधिक पद होंगे और उनसे जो अर्थ मिलेगा, मतलब एक जो संक्षिप्त हम लोग शब्द बनाएंगे या अर्थ बनाएंगे, उसका सार्थक अर्थ निकलने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर बोला जाए तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे राज प्लस कुमार, ठीक है, राज प्लस कुमार मतलब राजकुमार की बात की, यानी राजा का बेटा जो होता है उसे राजकुमार के नाम से जानते हैं। यानी राजकुमार वो वर्ड है जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये राजा के बेटे के बारे में बात किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये हमारे पास बोला जा रहा है
कि ये राजा का पुत्र भी है, राजा के बारे में पूरा जानकारी भी मिला, प्रभावशाली वर्ड हमारे पास। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय हो रहा है, आप उससे बोले सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय से एक आपके दिमाग में छवि बन जाता है हमारे पास कि सूर्य यहाँ पर उदय हो रहा है। तो अलग अलग बोलने से अच्छा आप एक बार बोल सकते हैं। जैसे जल प्लस पान, तो जलपान यानी पानी पीना या भोजन करना, जिसे हम लोग जलपान के यानी ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको समझ में आता होगा। अब इस समास के देखिए प्रयोग का कुछ उद्देश्य है, यानी अगर हम लोग समास का उपयोग करते हैं तो भाई बिना कारण कुछ भी आप प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर कारण हमारे पास, इसमें संक्षिप्तता होती है, मतलब आप किसी चीज को शॉर्ट वे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसलिए बताया, जैसे राजा के पुत्र की जगह राजपुत्र लिख देते हो, ठीक है, या राजकुमार लिख देते हो, इसका लिटरली मीनिंग तो वही निकलता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है और ये स्पष्ट इससे पता चल जाता है लोगों को, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता हमारे पास। दूसरा हमारे पास है ये सौंदर्य, मतलब इसमें जब हम लोग लिखते हैं कोई शब्दों को तो इसमें क्या रहता है, एक लय और हमारे पास प्रभाव ये बनता है, सौंदर्यता बढ़ाता है शब्दों का, प्लस यहाँ पर ये गंभीरता भी बढ़ाता है। जैसे कम शब्दों में क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लीजिए कोई चीज का गहरा भाव को प्रयुक्त करना है या फिर समझाना है, तो ये हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि कोई कम शब्दों में क्या कर सकते हैं हम लोग, गहरा भाव यहाँ पर व्यक्त करना हमारे पास संभव हो पाता है, ठीक है। अब इस समास की देखिए कुछ विशेषताएं, सबसे पहले विशेषताएं के ऊपर बात करें तो इसमें क्या होता है, शब्दों का संक्षेपण होता है, मतलब शब्दों को आप क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में आप इसमें लिख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इसका खासियत होता है। प्लस देखिए दूसरा पॉइंट बताया वो हमारे पास कि बने हुए जो शब्द हम या नए शब्द जो हमारे पास है उनमें सभी मूल शब्द स्पष्ट नहीं रहते, यानी जो भी हमारे पास नए शब्द बने हैं यहाँ पर, उसमें जो भी उसका मूल शब्द यानी जिससे उसका ओरिजिन है वो स्पष्ट नहीं रहते, ये हमसे बताया हुआ है। साथ ही साथ जो नया शब्द होता है वो प्राय एक ही पद का होता है, जैसे संज्ञा हो, विशेषण हो या अव्यय के रूप में ये क्या होता है, हमेशा प्रयुक्त होता है हमारे पास। ये तीसरा पॉइंट है। प्लस चौथा पॉइंट है हमारे पास, समासित पद में जो पहला पद होता है वो कभी कभी क्या करता है, अपना मूल रूप जो है वो बदल सकता है, जैसे यानी जिस रूप से बना हुआ है उस रूप को वो बदल देता है। जैसे लिखा हो सूर्य प्लस उदय, तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, सूर्योदय। उसने मूल रूप को पहले सूर्य था लेकिन सूर्योदय हो गया हमारे पास। इस प्रकार से वो अपना मूल रूप क्या कर सकता है, कभी कभी बदल भी सकता है, ये बता दिया गया। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समास के भेद। समास के भेदों को देखिए अलग अलग कहा जाए हमारे पास, हो सकता है किसी बुक में आपको ज्यादा मिले कम मिले, लेकिन हम लोग हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए जो हम लोग पढ़ाते हैं आपको, उसमें यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदी और संस्कृत अगर व्याकरण बात करें तो टोटल हमारे हिंदी में क्या होते हैं जो समास है, या संस्कृत में बात की जाए तो समास के 6 भेद होते हैं हमारे पास, या फिर समास के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, या ऑप्शन बोल रहा हूँ, माफ करिएगा। जो सबसे पहला जो भेद है हमारे पास वो है अव्यय भाव समास, यानी इस समास में क्या हमारे पास, जिसमें पहला पद के रूप में अव्यय, अव्यय यहाँ पर हो जो मतलब परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय शब्द जो आता है, और इसका जिसका पूरे शब्द का जो अर्थ होता है वो अव्यय के रूप में ही प्रयोग हो। जैसे हमारे पास समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ यथाशक्ति, मतलब जितनी जिसकी शक्ति उसी यथाशक्ति कहा जाता है। इसमें अगर हम बनाए तो पहचान बने शब्दों का जो पद होता है वो अव्यय होता है, और ये कभी भी मतलब इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रतिदिन, आपको पता है कि हर दिन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऊपर जो भी कहा गया उसके हिसाब से यहाँ बताया गया। अगला हमारे पास है तत्पुरुष समास होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, जो पूर्व पद हो गया, मतलब जो पूर्व मतलब पहला पद हो गया, और उत्तर पद मतलब जो बाद वाला पद हो गया हमारे पास, वो दोनों के बीच में क्या होता है, कारक का संबंध होता है। कारक आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के याद है, अगर अपने अधिकरण से अधिकरण मैं पर, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है, यानी सिंपल सा बात है हमारे पास, इन दोनों के बीच में आपको कारक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ हमारे पास, आपको मालूम है षष्ठी जो तत्पुरुष होता है हमारे पास, इसमें बहुत कैटेगरी रखा हुआ है। आपने लिखा हुआ राम का धन, ठीक है, राम का धन, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन का की, याद है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पर राम का धन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में तो रामधन कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसमें तोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें कारक का इस्तेमाल हुआ। तो जैसे जल भय, यानी जल से भय, तो अपदान का इस्तेमाल हुआ हमारे पास, कर्ता कारक का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हमारे पास। तो जिसमें कारक का इस्तेमाल होगा वो आप रख सकते हैं तत्पुरुष समास में हमारे पास। इसके अलावा देखिए और भी लिखा हुआ है, जैसे राम भक्ति, तो राम के लिए भक्ति, यहाँ पर एक कारक इस्तेमाल हो रहा है। दुग्ध खीर, यानी दूध से बनी खीर, इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। शत्रु विनाश, शत्रु का विनाश हो गया हमारे पास। फिर ग्रामवासी, मतलब गांव में रहने वाला, यानी जहां पर आपको कारक शब्दों का इस्तेमाल होगा वो याद रख लीजिएगा, हमारे पास तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगर हम अगला बात करें तो इसमें है हमारे पास द्वंद्व समास, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, जिसमें बोला गया है जुड़े हुए या फिर दो या दो से अधिक पदों का क्या होता है, समान महत्व होता है, और वे मिलकर क्या करते हैं, हमारे पास एक समूह का निर्माण करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, द्विगु और द्वंद्व, देखिए मैं अभी आप दिखा रहा हूँ, एक होता है हमारे पास द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, अगर आपको मान लीजिए लिखा हुआ राम लक्ष्मण सुख दुख,
आप सुख लिखते हो, फिर बीच में ऐसे साइन देते हो, फिर लिखते हो दुख लिखते हो हमारे पास। तो इस प्रकार का अगर साइन मिल जाए आपको तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विगु माफ करिएगा, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ राम लक्ष्मण, तो राम आप बीच में ऐसे साइन दे सकते हैं हमारे पास, और यहाँ पे लिख सकते हैं लक्ष्मण। तो इस प्रकार सुख दुख हो गया, दिन रात हो गया, और भी जो उदाहरण लगता है अपने हिसाब से, अमीरी गरीबी, आप उदाहरण करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमारे पास है जो कि है बहुब्री समास। इसमें बताया हुआ है, इसमें जिसमें बने हुए शब्दों का अर्थ किसी तीसरी व्यक्ति या फिर जो वस्तु के लिए होता है उसका संबंध किसी गुण या विशेषता होता है। जैसे लिखा हुआ पीताम्बर, यानी पीला वस्त्र पहनने वाला। आप खुद बताइए पीले वस्त्र पहनने वाला कौन है? श्री हरि है, श्री कृष्ण यानी हमारे भगवान विष्णु जी हमारे पास है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, आपके दिमाग में आकृति ढूंढने लगा। मृगनयनी, यानी जिसकी आंखें जो हो या फिर जिसके जो नयन हो हमारे पास, मृग यानी हिरन, जैसे उसे मृगनयनी कहा जाता है। तो यानी अगर आपसे को पूछे क्या है हमारे पास, तो किसी के, जैसे लिखा हुआ मान लीजिए, और भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे लिखा हुआ है अलंबोदर, यानी लंबा है जिसका उदर। ठीक है, किसका है लंबा उदर हमारे पास? तो हमारे गणेश जी का हमारे पास। इससे पता चल रहा है गणेश जी के बारे में बात किया। तो इस प्रकार के शब्दों को आप रखिएगा बहुब्री समास के अंतर्गत। अगला हमारे पास है कर्मधारय समास, यानी यहाँ बताया जा रहा है जिसमें दोनों पद हमारे पास एक ही वस्तु या बेसिकली हमारे पास व्यक्ति के लिए विशेषण और विशेष के रूप में, जैसे लिखा हुआ, यानी एक पद विशेषण रख लीजिएगा, एक पद हमारे पे विशेष रख लीजिएगा। विशेष क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ नील कमल, मतलब नील जोड़ कमल। नील मतलब क्या है? गुण है, गुण को क्या कहते हैं? विशेषण। और जो गुण का विशेषता बतलाता है, ये नीला क्या है हमारे पास? कमल है ना भैया, तो ये क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। यानी जहां पर हमारे पास विशेषण और विशेष के रूप में दोनों शब्दों में प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहा जाता है। छोटा आदमी, छोटा प्लस आदमी, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कर्मधारय समास को। अगला हमारे पास है और लास्ट समास है हमारे पास, जिसका नाम है द्विगु समास। और बहुत इजी है, देखिए कुछ भी इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस आपको संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल हो। संख्यावाचक मतलब हमारे पास जहां पर आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिलोक, त्रि मतलब क्या होता है हमारे पास? तीनों लोक होते हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं। यहाँ पर सप्त समुद्र, यानी हमारे पास 7 समुद्र के बाद क्या है? पंचवर्ष, यानी 5 वर्ष में होने वाला कोई चीज हमारे पास आ रहा है इसमें। तो जहां पर आपको संख्या वाले शब्द दिखेंगे, याद रखिएगा, वो हमारे पास किस में चला जाएगा? द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो टोटल हमारे पास समास के 6 भेद होते हैं। अगर उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। अव्ययभाव, कर्मधारय समास हो गया हमारे पास, बहुब्री समास हो गया, द्विगु हो गया हमारे पास, द्वंद्व हो गया हमारे पास। तो टोटल हम लोगों ने क्या किया? अभी 6 टाइप के समास बेसिकली पढ़े, जिसमें कर्मधारय पढ़ा, द्विगु पढ़ा हमने, बहुब्री पढ़ा हमारे पास, द्वंद्व पढ़ा, फिर उसके अलावा हमने यहाँ पर जो कह सकते हैं जो तत्पुरुष समास है वो भी पढ़ लिया, और साथ साथ अव्ययभाव समास भी पढ़ लिया। तो अव्यय से देखिए, अव्यय बुरा माफ करेगा हमारे पास। यहाँ पर समास से देखिए जो सवाल पूछा जाएगा 15 नंबर का, वो कंप्लीट होता है। अगर आप इस सवाल को पढ़ के चले जाते हैं तो 15 मार्क्स आपका 100% एग्जाम में फिक्स रहेगा। तो उम्मीद